तो दैट इज़ मेजर थिंग कि हम क्या बिजनेस को एक तरह से चेक कर रहे होते हैं ओवरऑल कि यार वो कैसे काम कर रहा है। तो वही है, बैलेंस शीट सबसे ज़रूरी है देखना। अब देखते हैं क्या क्या देखते हैं। तो आज जो है कुछ चीज़ें हम इसमें कवर करेंगे। दिस इज़ लाइक इंडेक्स। मूविंग ऑन, मूव ऑन जा भाई, ऐसे ना कर। तो यार बैलेंस शीट के अंदर 3 पार्ट होते हैं, ठीक है। अ बैलेंस शीट इज ऑल्सो नोन एज अ स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन फॉर अ कंपनी एट अ पर्टिकुलर डेट। अ बैलेंस शीट टेल्स अस व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ फंड एंड व्हाट आर द एप्लीकेशन फंड्स। तो यार सोर्सेज ऑफ फंड क्या होते हैं? तो बेसिकली दो ही तरह से कोई भी कंपनी मनी रेज कर सकती है। वन इज़ बाय इक्विटी और सेकंड वन इज़ बाय लाइबिलिटी यानी लोन लेके, ठीक है। और एसेट्स में अगर तुम देखो तो मेजरली दैट इज़ एप्लीकेशन फंड। मान लो कि मेरे पास आज 100 रुपये हैं, और दैट इज़ वन थिंग के हाउ बैलेंस शीट बैलेंसेस। तो वही देखते हैं थोड़ा सा। तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे लिख देते हैं इक्विटी और लाइबिलिटी एक साइड लिखते हैं, एसेट्स दूसरी साइड लिखते हैं। तो मान लो कल को अंकित अपनी एक कंपनी खोलना चाह रहा है, तो उसके पास क्या थे, 100 रुपये थे। तो वो 100 रुपये क्या होंगे, उसकी इक्विटी होगी, ठीक है। बट ये बैलेंस कैसे होगी? तो उसने अभी कुछ नहीं किया है, उसके पास एक आइडिया है बट अभी सोच रहा था, तो इतने ही रुपये का उसके पास कैश आ जाएगा, 100 रुपये यहाँ पे कैश। तो यार 100 रुपये इधर हैं और 100 रुपये इधर हैं, तो ये बैलेंस हो गया। दिस इज़ बेसिक, विच इज़ लाइक बहुत बेसिक बैलेंस शीट है ये। अब इसी के यार कुछ टर्मिनोलॉजी वगैरह आ जाते हैं जिनसे ये थोड़ा और कॉम्प्लिकेटेड बन जाती है बैलेंस शीट, ठीक है। तो वही हम धीरे धीरे सीखेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे इक्विटी की या फिर सोर्स ऑफ द फंड की। तो यार सोर्स ऑफ द फंड है इक्विटी और लाइबिलिटीज़। कोई बता सकता है वैसे, मतलब व्हाई डू वी कंसिडर लाइक इक्विटी और लाइबिलिटीज़ ऑन लाइक सेम साइड ऑफ द बैलेंस शीट एंड एसेट्स ऑन द अदर साइड? एनीवन कैन ट्राई। आपका क्वेश्चन क्या, एक बार दोबारा बताना। जैसे होता क्या है, अगर तुम बैलेंस शीट चेक करोगे ना, तो इक्विटीज़ और लाइबिलिटीज़ को हम ऐड करते हैं और एसेट्स को अलग से ऐड करते हैं। तो उसमें हम दोनों में इक्वेशन देखते हैं कि बैलेंस हो रहे हैं या नहीं। तो वाई इक्विटी एंड लाइबिलिटीज़ आर कंसिडर लाइक ऑन द सेम साइड? मीन्स क्यों, क्या जी? क्योंकि बिजनेस क्योंकि बिजनेस और जो बिजनेस ओनर हैं दोनों अलग अलग कंसिडर किए जाते हैं बिजनेस के पर्सपेक्टिव से, अकाउंटिंग पर्सपेक्टिव से। एक इंटरनल लाइबिलिटी, एक एक्सटर्नल लाइबिलिटी। करेक्ट, बोथ ऑफ यू आर करेक्ट। तो होता क्या है यार कि जैसे इन जनरल, चाहे आप इक्विटी से पैसा लाओ चाहे आप लोन लेके पैसा ले रहे हो, बट वो क्या है, कंसिडरेशन दोनों का क्या है, सेम किया जाएगा। बिकॉज कंपनी एज सच अकाउंटिंग टर्म्स में बिल्कुल इंडिपेंडेंट एंटिटी होती है। तो उसके लिए दोनों ही पैसे में जो है एक तरह से लाइबिलिटी है उसके लिए, विच इज़ लाइक कि वो कंपनी ओ करती है इतना रुपया। अगर हो सकता है कोई कंपनी 100 रुपये इक्विटी से ला रही है, कोई कंपनी 100 रुपये डेट से ला रही है, तो उसका जो स्ट्रक्चरिंग है वो होगा 50% इक्विटी 50% डेट। बट ओवरऑल उसको एक तरह से वो लाइबिलिटी है ही वो, ठीक है। बट उसमें सबसे बड़ी चीज़ है कि दोनों कंपनी का ऑब्लिगेशन, हाँ दोनों ऑब्लिगेशन ही है एक तरह से उनके लिए। बट इसमें जो मेजर होता है जिसकी वजह से लोग इसको सोचते हैं थोड़ा सा कि इक्विटी इज़ वेरी इजी, और मतलब सबसे आसान मनी अगर कहीं से रेज करना है तो इक्विटी विल बी नाइस। तो वो इसलिए होता है क्योंकि आपका पास एक ऑब्लिगेशन नहीं है कि इतने रिटर्न आपको, मतलब इंटरेस्ट आपको देना ही देना है। अगर हो सकता है मान लो कंपनी नेट प्रॉफिट ही नहीं कर रही है तो चांसेस आर कि इक्विटी वालों को कुछ ना मिले। बट ऐसा लोन वालों के साथ कर सकते हैं क्या? तो वो नहीं कर सकते आप। मतलब अगर मैंने 10% पे डिसाइड किया है कि मैं लोन ले रहा हूँ 100 करोड़ का, तो यार मुझे 10 करोड़ इंटरेस्ट देना ही होगा हर साल, चाहे मैं कंपनी लॉस कर रही है चाहे बहुत प्रॉफिट भी कर रही है। तो दिस थिंग शुड बी वेरी क्लियर। अब होता क्या है इन जनरली, वैसे अगर मैं तुमसे क्वेश्चन पूछूं तो विच इज़ मच चीपर, इक्विटी और लाइबिलिटी? इक्विटी। क्यों? नहीं, अगर हमारा मीन्स डिपेंड्स, बट फिर भी मतलब जैसे उसमें मतलब शेयर कि रेट ऑफ अर्निंग अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट से ज्यादा है तो हमारे लिए लाइफ मीन्स जो डेट है वो ज्यादा फायदेमंद है। ओके। और अगर रेट ऑफ अर्निंग जो है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट से कम है तो फिर इक्विटी ज्यादा फायदेमंद है। मतलब तुम ये कह रहे हो कि अगर मान लो कंपनी की ग्रोथ 20% है और अगर मुझे लोन 10% पे मिल रहा है,
तो फिर मुझे हाँ लोन ले लेना चाहिए। हाँ हाँ, काइंड ऑफ दिस इज दी आंसर। कि होता क्या है, जनरली हम ये कंसिडर करके चलते हैं, एक नोशन बना रखा है कि इक्विटी बहुत चीप है, बिकॉज उसमें क्या है, सबसे बड़ी चीज़ है लाइबिलिटी नहीं है आपकी एकदम से। कि मान लो मैंने कल को कंपनी खड़ी भी कर ली तो इट्स नॉट समथिंग कि मुझे देने ही देने पड़ेंगे रुपए। तो वो एक सीन हो जाता है कि जिसकी वजह से हम सोचते हैं कि नहीं इक्विटी रेज कर लेते हैं, बट समटाइम्स एंड मेजरली वी डू नॉट कंसिडर दिस थिंग वेरी गुड। लाइक कि अगर कंपनी ने एक बार इक्विटी कर ली उसके बाद वी डोंट प्रेफर कि वो बार बार इक्विटी उठाता रहे, बिकॉज देर आर मल्टीपल रीजन्स। EPS डाउन हो जाता है, थिंग्स लाइक दैट, वी विल डिस्कस इट इन डिटेल। बट इन जनरल अगर कंपनी बहुत अच्छा कर रही है तो इट इज़ बेटर कि वो लोन ले बजाय कि इक्विटी रेज करे दोबारा से। इतना क्लियर है? वैसे देर इज़ वन मोर मिसकंसेप्शन कि यार डेट फ्री कंपनी है तो वो बहुत अच्छी कंपनी होगी। इट्स नॉट मेजरली ट्रू ऑल्सो। समटाइम्स वी कंसिडर कि डेट होना बहुत अच्छा है। वी हैव ऑल्सो प्रीवियसली टॉक्ड अबाउट दैट थिंग कि ऐसा नहीं है, ज़रूरी नहीं है कि बैलेंस शीट में डेट नहीं दिख रहा है तो मतलब वो अच्छी कंपनी है। बिकॉज अगर तो वो अच्छी कंपनी थी 15 और 20% से वो ओवरऑल मनी को मल्टीप्लाई कर रही है हर साल, तो फिर वो यार 10% से डेट क्यों नहीं उठा रही, वो कॉस्टली इक्विटी की तरफ क्यों जा रही है? तो दैट इज़ सम थिंग्स वी नीड टू फाइंड, like look around when we are assessing a company. Now second thing is application of funds. तो यार जैसे मान लो मेरे पास 200 रुपये आ गए, 100 रुपये मैंने इक्विटी से उठाए, 100 रुपये मैंने डेट से उठाए, तो उसका जो एप्लीकेशन पार्ट है वो मैं एसेट्स में दिखाऊंगा। तो हो सकता है जैसे अगर मुझे एक फैक्ट्री लगानी है जो अगेन चेयर बनाती है, तो मैं क्या करूँगा, एक मशीन खरीद ली मैंने, तो मेरी बैलेंस शीट अब कैसे दिखेगी थोड़ा सा देख लेते हैं। इक्विटी और लाइबिलिटी एक साइड, एसेट दूसरी साइड। तो मान लो मेरे पास 100 रुपये थे इक्विटी से और लाइबिलिटी से 100 रुपये हैं, तो मेरे एसेट में पहले मेरे पास 200 रुपये कैश दिखेगा। और अब मैं मान लेते हैं यार मेरे को ना 100 रुपये का एक मशीन डालना है, तो मैं क्या करूँगा, माइनस कैश 100, तो मेरे पास कैश बच जाएगा नेट 100। और यहाँ पे PPE करके या फिर सीधे इक्विपमेंट करके लिख सकते थे तुम, 100 रुपये आ जाएगा। तो अगेन ये 200 हो जाएगा और ये भी 200 हो जाएगा। तो दिस इज़ बैलेंस। अब इसको और कॉम्प्लिकेटेड बनाना है, थोड़ा सा और ट्राई करते हैं। जैसे इसकी जगह हम क्या करते हैं भाई कि यहाँ पे एसेट, यहाँ पे मेरे पास हो गया इक्विटी एंड लाइबिलिटी, 200 में सीधे लिख दे रहा हूँ, ठीक है, यू नो कि वो अलग अलग लिखा जाएगा। अब मान लीजिए मेरे पास 200 रुपये कैश है, लेकिन मेरे को क्या है 300 रुपये की क्या बोलते हैं मशीन डालनी थी, तो 200 रुपये तो माइनस कैश चला जाएगा और 300 रुपये की यहाँ पे एसेट आ जाएगा मेरे पास। अब तुम कहोगे ये तो बैलेंस ही नहीं है, यहाँ पे दिखा रहा है मेरे बैलेंस में 300 रुपये और यहाँ पे 200 ही रुपये। तो होता क्या है यार, एक कॉन्सेप्ट होता है क्रेडिटर करके, तो 100 रुपये मेरे क्रेडिटर बन जाएंगे एक तरह से। तो दिस इज समथिंग कि वो मुझे पे करना पड़ेगा बाद में, ठीक है, मतलब उधार ले लिया है मैंने, अभी मैंने उसको 200 रुपये कैश दे के बोला है कि 100 रुपये में बाद में लौटा दूंगा तुम्हारे, तो बैलेंस शीट के अंदर क्रेडिटर करके आता है। तो ऐसे मतलब स्टॉक की डेट को मतलब बेसिकली कह रहे हैं, क्या जी, स्टॉक की डेट को कह रहे हैं बेसिकली। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ भाई बिल्कुल। तो उनके अलग अलग है टर्मिनोलॉजी हैं, जैसे क्रेडिटर बोल दिया, डेटर होता है कि अगर मान लो मैंने कोई माल बेच दिया है और उसके बाद मुझे 100 रुपये नहीं मिल रहे हैं, तो वो मेरे लिए एक डेटर हो जाएगा। तो दीज आर टर्मिनोलॉजी, समझना है समझो, वरना इतना इफेक्ट नहीं पड़ेगा इन जनरल अगर तुम्हें फाइनेंस वगैरह में नहीं जाना तो। बट दिस इज़ दी थिंग्स, अभी धीरे धीरे हम सीखेंगे भी। अब सबसे पहले बात करते हैं यार व्हाट इज़ इक्विटी, ठीक है। तो इक्विटी इन जनरल होता है, अच्छा कोई ट्राई करना चाहेगा इक्विटी के बारे में बताना? ओनर के फंड्स बेसिकली। हाँ, तो यार बेसिकली होता क्या है कि जो ओनर सबसे पहले कंपनी सेटअप करने से पहले शुरू कर रहा है, तो उसमें जो फंड डाल रहा है, जैसे इनिशियल फेज़ में हमने जो 100 रुपये लिए थे, तो ये जो 100 रुपये देव अगर मान लो ये अंकित डाल रहा है, तो इन दैट केस ये जो 100 रुपये हैं ये इसकी इक्विटी हो जाएगी, ठीक है। अब आते हैं बात कि इक्विटी कैसे निकालते हैं किसी कंपनी की। तो इक्विटी कहो या नेटवर्थ कहो कंपनी की, वो निकलती है एसेट माइनस लाइबिलिटी, यानी कंपनी के पास जितने सारे एसेट्स हैं उनमें से जो उसकी लाइबिलिटी है उसको अगर मैं निकाल दूं तो नेटवर्थ या इक्विटी आ जाएगी उस कंपनी की, ठीक है। उसी को बुक वैल्यू बोलते हैं कंपनी की। तो यार अगर तुम जानना चाहो, वैसे होमवर्क क्या मैं बाद में बता ही दूंगा, बट अभी अगर तुम्हारे लिए एक होमवर्क है कि तुम मुझे तीनों का डिफरेंस ला के दो, फेस वैल्यू, मार्केट वैल्यू और बुक वैल्यू, इन तीनों में अगर अभी बता सकते हो देन वेल एंड गुड, वरना तुम यू कैन रिसर्च कि फेस वैल्यू, मार्केट वैल्यू और बुक वैल्यू में अंतर क्या है, ठीक है। मतलब फेस वैल्यू तो बेसिकली वो होता है कि जैसे कोई हमारे जैसे 100, आपने जैसे एग्जांपल लिया 100 रुपीज का इक्विटी है,
ओके। देन अगर जैसे हम एक शेयर अगर हम 1 रुपीज कर रहे हैं, तो देन देयर इज अ फेस वैल्यू इज रुपीज 1। ओके। और अगर वही अगर हम लेट अगर ये मार्केट में एक्चुअली ट्रेड हो रहा है, तो हो सकता है मार्केट में इसकी वैल्यू 5 हो पर शेयर, तो द ओके। मार्केट वैल्यू इज 5। ओके। एंड द नेक्स्ट थिंग क्या था? बुक वैल्यू। हाँ, बुक वैल्यू इज एक्चुअली सेम एज, मतलब मेनली सेम ही होता है बुक वैल्यू और फेस वैल्यू, ओके। आई थिंक सो। आई एम बुक नॉट वैल्यू मच वो क्लियर वैल्यू अबाउट होती है कि मतलब कि जिस जो हमने अपनी बुक अकाउंटिंग रिकॉर्ड में अकाउंट्स में रिकॉर्ड कर रखा है जिस वैल्यू पे। ओके। हाँ, तो आई थिंक रिकॉर्ड हम फेस वैल्यूज पे ही करते हैं बुक्स के अंदर। ओके। एनीवन एल्स वांना ट्राई? तो चलो यार, जिक्र छिड़ ही गया, थोड़ा मैं बता ही देता हूँ। देखो फेस वैल्यू क्या है, होता क्या है, मान लो इनिशियली मैं 100 रुपये लेके आया था कंपनी में, तो अभी मेरे पास कोई इन्वेस्टर्स नहीं है, तो 100% इक्विटी मेरी है। बट कल को चलो मानता हूँ मैं कि यार मैं आईपीओ जाने लगा, ठीक है, तो अब मुझे और मेरे, ऐसा तो नहीं है मैं इनिशियल इन्वेस्टर हूँ, अगर हूँ भी तो भी एक चीज़ है, लेकिन अगर मैं इनिशियल इन्वेस्टर नहीं हूँ तो मुझे सबको कुछ ना कुछ तो शेयर देना पड़ेगा। अब वो क्या है, मेरे साथ से जुड़े हुए हैं 100 रुपये वाले जो थे, बहुत इनिशियली जो जुड़े हुए थे, तो मैं मान के चलता हूँ यार मेरे जो कंपनी की एक फेस वैल्यू है 10 रुपये प्रति शेयर, तो यानी कि मेरी जो टोटल कंपनी की जो वर्थ हो जाएगी मार्केट वैल्यू उस हिसाब में 1000 रुपये, ठीक है, दिस इज अ फेस वैल्यू, 10 रुपये हो गई मेरी फेस वैल्यू। अब होता क्या है, मैं आईपीओ में जा रहा हूँ, तो आईपीओ में क्या है, मैंने बोला कि भाई मेरा शेयर तो 250 रुपये में मिलेगा, समझ रहे हैं? यानी कि अब मैं क्या बोल रहा हूँ कि मेरे पास नंबर ऑफ शेयर्स कितने हो गए, 10 रुपये के हिसाब से नंबर ऑफ शेयर, अगर मेरी मार्केट वैल्यू 1000 रुपये की है तो मेरे पास 100 शेयर हो गए। अब मैं बोल रहा हूँ कि मैं इनमें से 50 शेयर्स को बेचने आया हूँ आईपीओ के अंदर, और विद अ प्राइस ऑफ 250 रुपये, तो ये 250 रुपये मेरी मार्केट वैल्यू हो गई। अब 250 माइनस अगर 10 करोगे 240, यानी दिस इज द प्रीमियम आई एम चार्जिंग। तो यार ऐसा क्यों करते हैं, बेसिकली होता क्या है, इनिशियली तुम्हें पता है कि जितना जल्दी अर्ली स्टेज इन्वेस्टिंग आप करोगे इतना ज़्यादा रिस्क होता है। तो एक बार में, अब जैसे मान लो मैं इन्वेस्टर हूँ तो मुझे कुछ प्रीमियम चाहिए ना, ऐसा तो नहीं है मैंने कल को 10 रुपये में मैंने शेयर खरीदे, मैं उन्हें 10 रुपये में बेच दूंगा। तो हम क्या है, प्रीमियम चार्ज करते हैं बेस्ड ऑन द बिजनेस क्वालिटी। तो मान लो अगर मैं कॉटन टेक्सटाइल में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा हूँ, आई बिकम मार्केट लीडर, तो मैं ये तो नहीं है कि मैं अपने जो 10 रुपये के शेयर मैंने जो खरीद रखे हैं, विच इज़ अ बेस थिंग, फेस वैल्यू 10 होती है, कई की 5 होती है, आफ्टर स्टॉक स्प्लिट बेसिकली विल स्टार्ट विद 10 ओनली। तो वो क्या है, इनिशियल कैपिटल दी जाती है, बहुत ज़्यादा इनिशियल जो हमारे ओनर्स होते हैं उनको, इट्स लाइक प्री आईपीओ जो रुपए में शेयर्स आपके मिल रहे होते हैं। आजकल तो खैर वो भी बहुत डेफिनेशन चेंज हो गई हैं, बट वील नॉट गो इनटू दैट। बट बेसिक जो चीज़ है वो यही है कि मान लो अगर तुषार, दिव्यांशु, अंकित 3 लोग हैं, इन 3 लोगों के पास 33% शेयर हैं 10-10 रुपये के शेयर मार्केट वैल्यू से, बट कल को ये अपने शेयर्स को डाइल्यूट करने चले गए और आईपीओ निकालने लगे, तो ये 10 रुपये पे ना बेच के 250, 300 ऐसे बेचेंगे। तो जो मार्केट वैल्यू है वो लिटरल वैल्यू होगी जिसपे लोग आर विलिंग टू बाय दैट स्टॉक। बुक वैल्यू इज नथिंग कि मेरी नेटवर्थ क्या है फिलहाल की। तो बुक वैल्यू यार हम निकालते हैं, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल लेट से यार मेरी जो कंपनी की टोटल जो नेटवर्थ निकल के आ रही है वो 200 करोड़ निकल के आ रही है, ठीक है, और मेरे पास जो नंबर ऑफ शेयर्स हैं वो 2 हैं, 2 करोड़ हैं, तो मेरी जो बुक वैल्यू हो जाएगी कंपनी की वो हो जाएगी 100 रुपये, ठीक है। इसका यूज़ केस क्या है बुक वैल्यू का, तो हम ये देखने के लिए कर रहे होते हैं कि कंपनी कितना प्रीमियम चार्ज कर रही है। मान लो अगर मेरे कंपनी की नेटवर्थ 200 करोड़ है और कंपनी अगर लिस्टेड है मान लो 2000 रुपये पे, तो हम जान सकते हैं कि यार उसकी कंपनी की बुक वैल्यू, और बुक वैल्यू मेजरली जैसे यूज़ कब होती है कि मान लो कल को कंपनी बैंकरप्ट हो जाती है, ठीक है, अब तुमने तो 2-2 हज़ार रुपये के शेयर्स खरीद रखे हैं उस कंपनी के, और उसके पास 2 करोड़ शेयर थे, तो ये हो जाएगा 4000 करोड़ का मार्केट कैप उस कंपनी का। बट हुआ क्या कि कल को मान लो कंपनी बैंकरप्ट हो जाती है, तो उसके एसेट्स को सबको बेच के पहले उसकी कंपनी की लायबिलिटी चुकाई जाएगी, उसके बाद जो बचेगा वो नेटवर्थ है उस कंपनी की, ठीक है। तो उस नेटवर्थ को नंबर ऑफ शेयर होल्डर से डिवाइड करेंगे तो यार 100 रुपये निकल के आई। तो असलियत में तुमने 2000 रुपये प्रति शेयर खरीदा था, पर तुम्हें हर शेयर के बदले 100 रुपये मिलेंगे सर। समझ गए मेरा कंसेप्ट बुक वैल्यू का क्या होता है। अगर मान लो इन अ चांस कंपनी अगर पूरी तरह से मतलब बैंकरप्ट हो रही है, तो उस केस में तुम्हें 2000 रुपये नहीं मिलने वाले, दैट इज़ द रिस्क ना, कि आपने इक्विटी में इन्वेस्ट किया है पर 100 रुपये मिल जाएंगे।
तो लाइक दिस हर कंपनी की बुक वैल्यू होती है, और बुक वैल्यू कैलकुलेट कैसे करोगे, मैंने आई हैव टेल यू कि नेटवर्थ जो होगी मेरी, यानी एसेट में से लाइबिलिटी को माइनस कर दूंगा डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ दैट कंपनी आई हैव। वो हम कर भी सकते हैं प्रैक्टिकली, अभी जब हम स्क्रीनर खोलेंगे तो एक बार मैं आपको दिखा भी दूंगा। क्लियर, किसी को दिक्कत तो नहीं है? फेस वैल्यू, मार्केट वैल्यू, बुक वैल्यू। ठीक है, मतलब ये तो लॉजिकल एक्सप्लेनेशन ही हो गया ना, मतलब जो कंपनी के पास पैसे थे माइनस जितना उसको चुकाने थे, बचे हुए में से आपको मिलेगा जितने, पर भाई आपको जितने आपने लगाए थे उसके हिसाब से नहीं मिलेगा इसीलिए। बिल्कुल, तो दिस इज बुक वैल्यू। लाइक सी एवरीथिंग शुड बी लॉजिकल, बट आई एम सेइंग कि टर्मिनोलॉजी शुड बी क्लियर ना, कि बुक वैल्यू इज दिस। मार्केट वैल्यू मैंने बोल दिया कि द वैल्यू एट विच लाइक स्टॉक इज ट्रेडिंग, ठीक है। फेस वैल्यू इज सिंपल, जो इनिशियली हम कंसिडर करके चलते हैं जब हमारा मतलब बहुत अर्ली स्टेज पे होता है, और वी कैन से बिफोर आईपीओ। नाउ कमिंग टू व्हाट इज लाइबिलिटीज़, तो इक्विटीज़ एक पार्ट हो गया हमारा, फिर आती है लाइबिलिटी। तो यार लाइबिलिटी बहुत सिंपल है, आउटसाइड सोर्स ऑफ फंड, यानी कि बैंक से रुपए ले रहे हो या फिर तुम किसी से उधार रुपए ले रहे हो, इन अ सेंस कि तुम इक्विटी को अपनी को डाइल्यूट ना करके तुम क्या है कुछ परसेंट पे, विच कैन बी 10, 20, 30 वट एवर परसेंट इट इज़, तुम एक लोन उठा रहे हो सीधे सीधे अपनी कंपनी को ग्रो करने के लिए, ठीक है। एसेट्स आर एप्लीकेशन ऑफ फंड्स। मान लो कल को मैंने 200 रुपये ले लिए, बट वो कैसे देखूंगा कि मैंने उस कंपनी का कितना मतलब उस पूरे फंड्स का कितने अच्छे से इस्तेमाल किया है, तो वो मैं एसेट्स में देख सकता हूँ कि यार कंपनी क्या है ईयर ऑन ईयर ग्रोथ कर रही है बाय डूइंग अ केपेक्स। केपेक्स इज नथिंग बट इट्स लाइक कि कैपिटलाइजिंग, लाइक इन अ सेंस के जैसे मान लो कल को मेरे पास एक प्रॉपर्टी प्लांट था, ठीक है, और मैंने मान लो लोन लिया है। अब दो चीज़ हो सकती हैं इसमें। अब बेकार कंपनी क्या कर सकती है, बेकार कंपनी कर सकती है लोन लेके वो, हेलो। हाँ भाई, तो लोन लेके भाई आप ऐसा कर सकते हो कि सैलरी ज़्यादा बांट दी, या फिर सीईओ ने खुद के लिए सैलरी बहुत रख दी, पर हमें दिख रहा है क्योंकि लोन में वो सब दिखेगा कि यार कंपनी के पास 20 करोड़ लोन था, 40 करोड़ कर लिया, तो देयर माइट बी अ चांस कि कंपनी ने किसी एक और कंपनी को टेक ओवर किया है, या कंपनी ने 2-3 नए वो प्लांट्स या फिर जो भी केपेक्स किया है, तो वो एक अच्छा साइन है कि कंपनी ग्रोथ कर रही है। बट दिस इज़ नॉट गुड साइन कि हम देख रहे हैं कि एसेट बढ़ नहीं रहे पर कंपनी के लोन बढ़ते जा रहे हैं, इसका मतलब कंपनी कुछ ना कुछ गड़बड़ कर रही है। तो इसीलिए यार ये सब हम पढ़ते हैं कि बैलेंस शीट से हमें पता चल जाता है साफ साफ कि हम कंपनी कौन सी कंपनी ऐसी है कि जो अच्छी कंपनी है। ऐसी कंपनी जो अगर लोन लेती भी है तो और बढ़िया कर रही है इन फ्यूचर, तो मतलब बाय इंक्रीजिंग इट्स एसेट, तो फिर वो कंपनी एक अच्छी कंपनी मानी जाती है। ऑन अदर हैंड अगर एक कंपनी ऐसी है जो लोन लिए चले जा रही है लेकिन कुछ भी बढ़िया नहीं कर रही है और हमें एसेट साइड कुछ भी बढ़ता हुआ नहीं दिख रहा, तो यार मतलब वो अच्छे से उनका इस्तेमाल नहीं कर रहे अपने अपनी फंड्स का, तो दिस इज समथिंग कि तुम एसेट साइड से जज करोगे। तो वो मैंने एग्जांपल तुम्हें दे दिया। व्हाई डज इट ऑलवेज बैलेंस शीट, इसलिए बैलेंस भी वो शीट भी बोलते हैं इसको क्योंकि बैलेंस होती है हमेशा। तो आई हैव ऑलरेडी डन दैट एग्जांपल, तो वो तुम देख सकते हो। तो यार 2 रूल्स आर क्लियर आफ्टर दिस। पहला, इफ़ वी ऐड मोर लाइबिलिटीज़ और इक्विटी इन द सेम वे देयर विल बी मोर एसेट्स। तो अगर यार मैं लाइबिलिटी और एसेट्स को मतलब बढ़ाऊंगा तो सॉरी इक्विटी और लाइबिलिटीज़ को बढ़ाऊंगा तो मेरा एसेट भी बढ़ने चाहिए। दूसरा है अ बैलेंस शीट ऑलवेज बैलेंस। फिर आता है ये व्हाट आइटम्स आर देयर इन बैलेंस शीट। तो सबसे पहले इक्विटी डिस्कस करते हैं। तो इक्विटी के अंदर 2 तरह की चीज़ होती है, एक होता है शेयर कैपिटल या अदर इक्विटी। कुछ बैलेंस शीट में क्या है ये रिजर्व्स के नाम से भी दिखता है। तो शेयर कैपिटल और अदर इक्विटी अभी हम खोलेंगे 2 मिनट में स्क्रीन है, उसके बाद तो मैं और क्लियर हो जाएगा। ये क्या लिखा है EPS। तो यार EPS किसी को पता है अर्निंग पर शेयर क्या होता है? EPS मीन्स कि फॉर एग्जांपल हमने 100 रुपीज का शेयर खरीदा, तो फिर एक शेयर की जितनी अर्निंग होगी वही EPS होता है, कि मतलब कि एक शेयर पे हमें कितना डिविडेंड मिलेगा। यहाँ पर निकालते कैसे हैं? It's like Means profit after all the प्रॉफिट tax डिवाइडेड and बाय नंबर everything. ऑफ शेयर्स। एक एक करके सर। प्रॉफिट मतलब कि जो प्रॉफिट हो, ठीक है, चलो इसको वैसे और भी डिस्कस करेंगे। इट्स यार राइट, यू आर राइट। जो भी हमारा नेट प्रॉफिट होगा उसको डिवाइड कर देते हैं नंबर ऑफ शेयर से, राइट। तो अभी जैसे इक्विटी के अंदर भी 2 तरह की चीज़ हो गई। एक होती है शेयर कैपिटल, जो हम बोल भी रहे हैं फेस वैल्यू पे। मान लो जैसे हमने 5 रुपये की
₹5 की फेस वैल्यू पे 100 शेयर्स डिवाइड किए शेयर होल्डर्स में, तो ₹500 जो है मेरी फ़िलहाल की मार्केट वो शेयर कैपिटल हो गई। फिर आती है अदर इक्विटीज़। अब जरा यार मैं स्क्रीनर खोल लेता हूँ, ज़्यादा बढ़िया रहेगा थोड़ा दिखने के लिए। ऐसे करते हैं, वेट, स्क्रीनर को वरना मैंने आई थिंक आई ऑलरेडी डाउनलोडेड था। ये है, दिख रहा है ना सबको? आई गेस दिख रहा होगा। अरे ओके, दैट इज द प्रॉब्लम। चली गई मेल। तो यार हमने एक एग्जांपल लिया है, ये तुम सब में देख सकते हो। थोड़ा सा ये है कि मैंने एक एग्जांपल ले लिया, दीपक नाइट्राइट की कंपनी है। बेसिकली कंपनी क्या करती है, केमिकल्स बनाती है, विच इज़ लाइक क्लियर फ्रॉम द नेम इटसेल्फ। तो इसके लिए हम थोड़ा सा एसेस करेंगे। तो यार इसकी इक्विटी साइड पे आ जाओ आप। देखो यहाँ पे लिख रहा है ना, इक्विटी एंड लाइबिलिटीज़, ठीक है। तो मेजरली इक्विटीज़ में क्या पार्ट मिलेगा तुमको, ये 3 पार्ट मिलेंगे। पहला है इक्विटी शेयर कैपिटल, फिर आता है अदर इक्विटी, फिर आता है नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट, ठीक है। जैसा कि हमने डिस्कस भी किया था, तीन तरह की चीज़ें हमें मिली थी। पहला होता है इक्विटी या फिर शेयर कैपिटल कह लो, अदर इक्विटी या रिजर्व्स कह लो, अब क्योंकि वो बदल दिया, पहले इसको रिजर्व्स बोलते थे। और फिर होता है NCI, नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट। तो यार एक एक करके इनको हम देखते हैं। तो शेयर कैपिटल में तो मोस्टली कुछ भी चेंज नहीं होता, बाकी हम देखते हैं। अब इसके क्या है, देखो कभी भी बैलेंस शीट आप चेक भी कर रहे हो तो इनके क्या नोट्स नंबर दे रखे होते हैं। तो नोट नंबर 17, नोट नंबर 18। तो हम इनके नोट पे जाएंगे, नोट नंबर 17। दो चार पे होंगे, 5 6 8 14, थैंक गॉड मिल गया। तो सबसे पहले देखो यार, ये है 15,000 इक्विटी शेयर, और ये जो ₹2 है ना, जैसे हमने देखा था उसमें हम फेस वैल्यू क्या ले रहे थे, ₹5। तो इनकी जो फेस वैल्यू है वो है 2। ये क्या है, इनिशियली जब कैपिटल इन्होंने रेज की थी, ठीक है। तो उस समय मतलब जो शेयर होल्डर्स के पास रुपए थे, तो वो मतलब इन्होंने कैलकुलेट कर रखे हैं। तो 30 करोड़ रुपए की इनकी क्या शेयर्ड कैपिटल बनती है, ठीक है। जो 2023 में भी सेम थी, 2024 में भी अभी 30 करोड़ है। और इन्होंने क्या प्रेफरेंस शेयर भी कर रखे हैं। तो प्रेफरेंस शेयर का कॉन्सेप्ट अभी बताना है, बता देते हैं, वरना बाद में हम इसको कर सकते हैं। किसी को पता है वैसे, एनी आइडिया व्हाट इज़ प्रेफरेंस शेयर्स? सर मतलब ये प्रेफरेंस शेयर बेसिकली ये होता है कि आपको कंपनी में ओनरशिप नहीं मिलती है, बट ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर यू हैव, आपको हर मतलब एक स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी पे, नो मैटर कि आपकी कंपनी का लॉस हुआ है फायदा, आपको सर्टेन अमाउंट ऑफ प्रॉफिट आपको हमेशा दिया ही जाएगा। करेक्ट। इसमें एडिड वन थिंग ऑल्सो कि होता क्या है, प्रेफरेंस शेयर्स में यू हैव पावर कि तुम चेक कर सकते हो कभी भी, किसी भी टाइम पे तुम कन्वर्ट भी कर सकते हो अपने शेयर्स को इक्विटी शेयर्स में, ठीक है। जैसे इसमें लिखा भी हुआ है कि इस कंपनी ने क्या 20,000 आई गेस, सॉरी 20 लाख प्रेफरेंस शेयर्स इशू किए हैं एट ₹100 ईच।
तो यार इनकी क्या है कि मतलब आप कन्वर्ट कर सकते हो इन शेयर्स को कभी भी, अगर आपको मन कर रहा है कि नहीं मुझे इस कंपनी में बहुत फ़ायदा दिख रहा है एंड आई कैन से कि यार मतलब मैं इतना नहीं प्रॉफिट जनरेट कर पा रहा हूँ बाय द बेसिस ऑफ प्रेफरेंस डिविडेंड, तो मैं क्या कर सकता हूँ, शेयर्स को सॉरी इक्विटी में कन्वर्ट कर सकता हूँ। तो वो एक चीज़ है कि थोड़ा हम ईपीएस में भी कन्वर्टेड है, वो हम देख लेंगे बाद में। बट दिस इज़ इन जनरल यू नीड टू नो कि प्रेफरेंस शेयर्स में क्या है कि जैसे इक्विटी शेयर्स में क्या होता है कि तुम डिविडेंड कंपनी दे ना दे वो कंपनी के हाथ में है एट लाइक इन जनरल। बट प्रेफरेंस में इट इज़ नॉट लाइक दैट, कंपनी इज़ बाउंडेड टू गिव डिविडेंड, प्रेफरेंस डिविडेंड, नो मैटर कंपनी प्रॉफिट बहुत ज़्यादा कर रही है, कम कर रही है, कर ही नहीं रही है, तो इट्स काइंड ऑफ अ लोन बट इट्स इन फॉर्म ऑफ डिविडेंड। तो वही है। फिर है यार ये एक चीज़ हो गई हमारी कि इक्विटी शेयर कैपिटल जो भी है, इसमें लिखा हुआ है सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड, ये शायद क्या है फिर, हाँ इशूड सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड जो है ये हमारा 27.28 करोड़ का बैठ रहा है फिलहाल। आई थिंक ये इन्होंने कन्वर्ट कर रखे हैं शेयर्स, देखता हूँ मैं इसे बाद में। फिर नेक्स्ट हमारा जो आ जाता है इसके अंदर, अब रिजर्व्स कहाँ मिलेंगे, दोबारा जाना पड़ेगा। तो ये एक चीज़ हो गई हमारी कि इक्विटी शेयर कैपिटल क्या है। फिर अदर इक्विटी के लिए कौन सा था, नोट नंबर 17 में अदर इक्विटी में था यार, ये बहुत बड़ी होती है वैसे बैलेंस शीट, बट एक बार तुम अगर समझ गए ना कि कैसे मतलब पढ़ना होता है तो बहुत मज़ा आएगा तुम्हें ये जानने में कि यार बिजनेस काम कैसे कर रहा है लिटरली। इट्स नॉट जस्ट लाइक कि तुम चार्ट पढ़ते हो और फिर कंपनी को जज करने की कोशिश करते हो। तो इसमें 17 ही रहा भाई। तो सबसे पहले आता है रिटेन्ड अर्निंग कंपनी की। अब रिटेन्ड अर्निंग क्या होती है, समझो ऐसे कि जैसे मान लो कंपनी हर साल प्रॉफिट करती है, ठीक है, तो यार सब कुछ काट के इवन लाइक प्रेफरेंस शेयर्स वगैरह कंपनी को देने के बाद जो मतलब डिविडेंड देने होते हैं उसके बाद जो उनके पास बचता है वो इक्विटी में ऐड होता चलता है प्रॉफिट, समझ रहे हो ना। जैसे मान लो कि मेरे पास कंपनी ने 100 रुपये प्रॉफिट किया है, ठीक है, और मुझे 10 रुपये प्रेफरेंस डिविडेंड देना, तो जो 90 रुपये हैं वो मेरी इक्विटी में ऐड होते रहेंगे। तो दिस इज़ रिटेन्ड अर्निंग, यानी हमने कितनी अर्निंग हर साल रिटेन की है। तो जैसे देखोगे तो पिछली साल 2023 में 2063 करोड़ था जो रिटेन्ड अर्निंग थी, वो इस साल बढ़ के हो गई है अराउंड 200 करोड़ से थोड़ा सा कम होगा आई गेस। तो इतना जो है रिटेन्ड अर्निंग बढ़ गई है। देन कम्स जनरल रिजर्व। अब जनरल रिजर्व क्या होता है, कंपनी ना यार कुछ मनी रखती है कि अगर मान लो कोई डिफ़िकल्टी आ जाए इन टाइम्स, मतलब ऐसा कुछ हो जाए कि कंपनी नेट प्रॉफिट बहुत कम कर पा रही है, या फिर ऐसा हो सकता है यार कि कोरोना जैसे आ गया था तो इस टाइम पे क्या हुआ कि सारी कंपनीज बहुत ज़्यादा लॉस मतलब करने लगी, तो ऐसे टाइम में ये रिजर्व रखा जाता है ऐसी कंटेंजेंसीज को लाइक फुलफ़िल करने के लिए कि मान लो अगर इंटरेस्ट तो क्योंकि आपको देना ही पड़ेगा तो वो देने के लिए हो गया, या फिर एम्प्लॉय कॉस्ट अगर आपको देनी है तो वो। तो एक जनरल रिजर्व एक सिक्योरिटी या प्रीमियम की तरह रखा जाता है कि कोई भी दिक्कत आएगी अगर कंपनी के साथ तो वो हम उस समय इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। फिर होता है यार कैपिटल रिजर्व। तो ये क्या होता है कि जैसे मान लो कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, यार कैपिटल रिजर्व ऐसे है जैसे मान लो कंपनी ने क्या है कि 100 रुपये थे कंपनी के, वो सॉरी कंपनी ने जब प्रॉपर्टी खरीदी थी ना तो उसके पास क्या था कि 100 रुपये इनिशियली जो थे वो थे। अब हुआ क्या कि आज कंपनी अगर एसेस कर रही है अपनी वैल्यू को तो उसने देखा कि उसकी जो कंपनी की जो वो प्रॉपर्टी थी जो उसने 10 साल पहले खरीदी थी उसकी वैल्यू आज मान लो 102 करोड़ हो गई है। तो जो 2 करोड़ आएंगे यार वो कैपिटल रिजर्व हो जाएगा उस कंपनी का, समझ रहे हो ना। जहाँ भी तुम्हें लगे थोड़ा सा डाउट तो यू कैन लाइक स्टॉप मी देयर। एक बार यही दोबारा बताना जी आई थिंक कैपिटल रिडम्पशन जो है कुछ प्रेफरेंस शेयर से रिलेटेड होता है ना, कि जब हम प्रेफरेंस शेयर का रिडम्पशन कर रहे होते हैं तो उस वैल्यू को वापस इक्वल करने के लिए हम कुछ कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व में जाते हैं ताकि हमारा इक्विटी अचानक से कम ना हो जाए बिकॉज ऑफ रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। वरना फिर ऑफकोर्स इन्वेस्टर्स पे गलत वो पड़ेगा, इम्पैक्ट पड़ेगा, उनको लगेगा कि इनका इक्विटी बहुत कम कैसे हो गया। वो तो आई थिंक ऐसा कुछ फंक्शन होता है ना।
मैं आई एम टॉकिंग अबाउट फर्स्ट ऑफ ऑल कैपिटल रिजर्व, कैपिटल रिडम्पशन पे अभी आते हैं हम। कैपिटल रिजर्व में कोई Okay, दिक्कत है क्या? sorry. No, I'm sorry. I was like you are talking about capital redemption. Sorry. तो या कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व उसी तरह से होता है। एक्चुअली होता क्या है कि जैसे मान लो ऐसा नहीं है कि आप प्रेफरेंस शेयर ले रहे हो कंपनी के, तो आप क्या करोगे कि ऐसा नहीं है कि आप कन्वर्ट कर लोगे उनको सीधे, तो एक प्राइस रखा जाता है। तो ऐसे बोलते हैं कि मान लो अगर फॉर एग्जांपल अगर मैं थोड़ा सा शेयर स्क्रीन, तो जैसे यार हाँ, तो जैसे होता क्या है कि अब प्रेफरेंस शेयर्स की बात हो ही रही है, तो थोड़ा हम ध्यान से इसको कर ही लेते हैं, एक बार क्लियर हो जाएगा। तो जैसे मान लो 100 शेयर्स हैं मेरे पास, सिंप्लिसिटी के लिए ये रखते हैं, ठीक है? दिख रहा है ना सबको? यस नो कोई कुछ बोलो। दिख रहा है हाँ भाई दिख रहा है। ठीक है, तो देखो जैसे प्रेफरेंस शेयर क्या है, मेरे पास 100 हैं, ठीक है, किसी कंपनी के पास। अब ऐसा तो नहीं है कंपनी बोलेगी कि नहीं भाई कल को तुम जाओ और इसको कन्वर्ट कर लेना सीधे, यू नीड टू पे सम प्राइस फॉर दैट। जो जैसे उसमें दे रखा था कि 100 रुपये के प्राइस पे आप कन्वर्ट करोगे उनको, ठीक है? तो अगर जैसे मान लो तुम EPS निकालने चले जाओ किसी कंपनी का, तो EPS का फॉर्मूला हमने क्या बताया था, वो था नेट इनकम ऑफ द कंपनी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स। अब इसमें जो नंबर ऑफ शेयर्स होते हैं ना, अगर तुम इसमें भी डीप जाओगे तो दिस इज वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स, वो छोड़ देते हैं फिलहाल के लिए। बट मेजरली कहने का मतलब ये है कि मान लो कल को, अब मैं क्या सोच रहा हूँ कि मैं ना अपने प्रेफरेंस शेयर्स को कन्वर्ट करना चाह रहा हूँ, ठीक है? तो होगा क्या कि मैं जो नेट इनकम में से जो या रिटेन अर्निंग में से प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस करता था, पहली बात वो प्लस हो जाएगा, तो ये कट जाएगा। बट अब होगा क्या, तो नेट इनकम पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा जब मैं EPS कैलकुलेट कर रहा हूँ, तो अर्निंग पर शेयर। बट जो मेरा जो नंबर ऑफ शेयर्स हैं वो बढ़ने वाले हैं, क्योंकि भाई अगर मान लो कल पे मेरे पास 100 शेयर थे और प्रेफरेंस शेयर भी 100 थे, तो 200 हो जाएंगे, करेक्ट? बट होगा क्या कि जो मैंने 100 शेयर्स प्रेफरेंस शेयर के थे, मैंने एक कंडीशन रखी थी कि वो 100 रुपये में मिलेंगे तुमको। मुझे नहीं पता मार्केट प्राइस क्या होने वाला है, लेकिन तुम्हें 100 रुपये में मिलेंगे, तो 1000 रुपये हो गए। और लेट से यार मार्केट का एवरेज प्राइस 150 रुपये चल रहा है, तो मान लो काट के ये आ जाएगा क्लोज टू 60 आई गेस, जो भी आ रहा है मेरे को ध्यान नहीं, 60 है क्या है, 6 आ रहा है क्या, हाँ 6। तो ये जो है मतलब माइनस हो जाएंगे इसमें से शेयर्स, नंबर ऑफ शेयर्स। तो दैट इज़ व्हाट कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व्स इज ऑल अबाउट। लाइक कि तुम एक तरह से ऐसे नहीं है कि EPS को सीधे गिरा दोगे, दिस इज अ प्राइस यू नीड टू पे, तो वो हम एड ऑन कर देते हैं एक तरह से रिटेन्ड अर्निंग में। समझ में आया? यही है वो भी। और लाइक आई एम मिसिंग समथिंग। भैया एक बार ये वाला फिर से बताओ। अच्छा, देखो हो क्या रहा है कि इन जनरल हम क्या कर रहे हैं कि जब हम प्रेफरेंस शेयर्स को कन्वर्ट करते हैं ना, तो ऐसा नहीं है कि आप उनको ऐसे ही कन्वर्ट कर लोगे, देयर इज सम प्राइस यू नीड टू पे। समझ रहे हो? वो 100 हो सकता है किसी कंपनी के लिए, किसी कंपनी के लिए 1000 हो सकता है। तो यूजुअली वो प्राइस आप पे करोगे, तब आपके जो शेयर्स हैं वो इक्विटी में कन्वर्ट होंगे। और ऐसा भी होता है कई बार कि मैं ये बोल देता हूँ कि प्रेफरेंस जो शेयर्स हैं ना, वो होंगे, अगर तुम्हारे पास एक प्रेफरेंस शेयर है तो 2 इक्विटी शेयर मिल जाएंगे तुम्हें। तो दीज आर सम टर्म्स एंड कंडीशंस जो तुम मतलब रखते हो कंपनी में चेंज करने के लिए। वो एक सीन है। फिर अब क्योंकि यार ऐसा तो नहीं है, अगर तुम सीधे उनको कन्वर्ट कर दोगे तो बहुत बुरा लगेगा सब इक्विटी वालों को कि इनको तो मुफ्त में इक्विटी मिल रही है और वैसे प्रेफरेंस डिविडेंड भी लेते हैं। तो इसीलिए हम एक प्राइस रख रहे हैं। तो वो होता क्या है कि ताकि हमारा जो EPS है वो डाइल्यूट तो हो, लेकिन बहुत ज़्यादा ना हो, ठीक है? क्योंकि डाइल्यूट तो एट द एंड होना ही है वो, अगर नंबर ऑफ शेयर्स होल्डर बढ़ेंगे तो। इज इट भैया आई थिंक यहाँ पे तो बहुत बहुत सारी टाइप ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं ना, मतलब नॉट ऑल द प्रेफरेंस शेयर आर कन्वर्टेबल। मोस्टली इट्स लाइक दैट ओनली कि अगर प्रेफरेंस शेयर्स हैं तो यू हैव द प्रेफरेंस टू कन्वर्ट देम। बट वो डिवेंचर्स के केस में होता है जो आप बोल रहे हैं कि नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर्स और कन्वर्टेबल डिवेंचर्स जो होते हैं, जितना मुझे पता है गैस। आई थिंक प्रेफरेंस शेयर में भी ऐसा कुछ रहता है, क्योंकि पार्टिसिपेटिंग एंड नॉन पार्टिसिपेटिंग भी कंसीडर करते हैं, तो सेम एज कन्वर्टेबल और हाँ वो अलग अलग बेसिस होते हैं, उनके कैटेगराइज कर देते हैं वो स्टार्टिंग में ही। बेसिस होते हैं, बट मोस्टली प्रेफरेंस शेयर्स को ऑप्शन रहता है मतलब इक्विटी में कन्वर्ट करना। मोस्टली जो मैंने मतलब देखा है इन जनरल वो होता है डिवेंचर्स के केस में कि आपको पहले ये बता दिया जाता है कि इट इज़ नॉन कन्वर्टेबल और कन्वर्टेबल डिवेंचर्स। प्रेफरेंस शेयर्स में मैंने थोड़ा कम सुना है, बट या मे बी पॉसिबल हो सकता है कि ऐसा कंपनी करे।
और हाँ आई टेंशन। थिंक कन्वर्जन वाला थिंग मेनली अक्कर तब होता है ना, जैसे अगर कंटिन्यूअसली जैसे 2-3 साल तक अगर हम डिविडेंड्स नहीं दे रहे, तब वो कन्वर्ट कर लेते हैं का, ये वाला भी कुछ रूल्स काइंड ऑफ ऐसा है। देखो अगर हाँ इतना ये 2-3 साल है। तक हम कुछ नहीं दे रहे। इतना है, मतलब इतना होता होगा, बट लिटरली आई विल से कि मेरे को इतना इस चीज़ के बारे में इतना नहीं पता, बट मेजरली जो मैंने देखा है इट्स जस्ट लाइक दैट कि अगर तुम इसके बहुत ज़्यादा डीप में जाओगे तो मुझे एक चीज़ पता है कि जहाँ पे मतलब लोग कन्वर्ट करते हैं प्रेफरेंस शेयर्स को, तो मोस्टली यार जब होता है कि हम क्या है इंडिविजुअल ईपीएस निकाल के देखते हैं प्रेफरेंस शेयर वाले, और अगर उनको लगता है ना कहीं भी किसी पॉइंट पे क्या जो ईपीएस हमको मिल रहा है और जो ईपीएस नॉर्मली मिलता है कंपनी का वो उससे कम है हमारा वाला ईपीएस, तो नॉर्मली वो क्या करते हैं प्रेफरेंस शेयर्स को कन्वर्ट कर लेते हैं। तो दिस इज समथिंग कि जिसकी वजह से वो कन्वर्जन होता है। बट हाँ अलग अलग प्रेफरेंस शेयर्स होते होंगे बेसिकली, बट उनके बारे में मुझे इतना इन जनरल आइडिया नहीं है। नॉट दिस थिंग जो आप बोल रहे हैं कि अगर नहीं मिलता है डिविडेंड तो दिस विल बी कन्वर्टेड, बट मे बी पॉसिबल। मैं एक बार चेक करके बताऊँगा फिर तुम लोगों को। ठीक है भाई, एनी डाउट टिल नाउ? तो हम कहाँ थे? एक चीज़ हमने और क्या करनी है उसके अंदर, वेट, तो ये तो हो गया। फिर आता है यार सिक्योरिटीज़ प्रीमियम करके एक कॉन्सेप्ट। तो सिक्योरिटीज़ प्रीमियम में क्या होता है, जैसे मैंने इनिशियली बताया था तुम्हें कि हर कंपनी क्या करती है भाई, जब लिस्ट होती है ना तो वो कुछ प्रीमियम चार्ज करती है। भाई मेरे पास तो 10 रुपये में फेस वैल्यू में मुझे मिल गए बिकॉज मैं इनिशियल फाउंडर था उस कंपनी का। तो जो मेरा डिफरेंस आएगा जैसे 230 रुपये आए और नंबर ऑफ़ शेयर्स जितने भी होंगे डिवाइडेड बाय दैट इज़ इक्वल टू सिक्योरिटीज़ प्रीमियम। यानी वो सिक्योरिटी कितने प्रीमियम पे ट्रेड हो रही है उस समय। सिक्योरिटीज इज नथिंग बट अ स्टॉक। समझ में आ गया? तो जो मतलब अगर जाएं हम वहाँ पे थे, हाँ ये रहा। तो पहला होता है यार कैपिटल रिजर्व, जो मैं तुम्हें बता चुका हूँ कि मान लो किसी कोई कंपनी के पास कोई भी एसेट है, मान लो अगर उसके पास बिल्डिंग है कुछ भी है, तो वो तो यार 1991 में उसने ख़रीदा है, तो हम क्या है बेस वैल्यू लेके चलते हैं, फिर हम ये देख के चलते हैं, एसेस करते हैं हर साल कि वो कितने से बढ़ रही है, तो हम उसको कैपिटल रिजर्व में ऐड करते रहते हैं। जनरल रिजर्व क्या होते हैं, वी हैव ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट इट, कि हम एक कंटिजेंसी के लिए कि आगे आने वाले कोई भी एक सिक्योरिटी प्रीमियम की तरह रखते हैं जनरल रिजर्व इनको रिजर्व्स को। फिर होता है रिटेन्ड अर्निंग, द प्रॉफिट विच इज़ गोइंग टू ऐड ईयर ऑन ईयर इन योर दिस थिंग इक्विटी, दैट इज़ रिटेन्ड अर्निंग। एंड सिक्योरिटीज़ प्रीमियम, जो कितने सिक्योरिटी पे वो प्रीमियम पे जो मतलब स्टॉक है वो ट्रेड हो रहा है। इतना क्लियर है ना सबको? शेयर कैपिटल अदर इक्विटी देखना थोड़ा सा लेटर ऑन विल डिस्कस करें भी क्यों पढ़ रहे हैं, ठीक है? बट देखो सबसे पहले जानना बहुत ज़रूरी है। अगर मैं तुमसे बोलने लगूँ कि ये चीज़ इसके अंदर ऐसे चेंज हो रही है और तुम्हें पता ही नहीं है तो फिर कोई लॉजिक नहीं है। तो पहले ये चीज़ क्लियर हो गई ना सबको कि क्या कर रहे हैं हम इसके अंदर। पढ़ें आगे? तो क्लियर। ठीक है सर। तो यार यही सब लिखा भी हुआ है कि व्हाट इज़ सिक्योरिटीज़ प्रीमियम, जनरल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व, और नेटवर्थ कैसे कंपनी की निकालते हैं, तो वो सब तुम देख सकते हो। अब बात करते हैं यार लाइबिलिटीज़ की थोड़ा सा। वैसे लाइबिलिटीज़ की बात करने से पहले नहीं, लाइबिलिटीज़ की बात कर ही लेते हैं हम। तो लाइबिलिटीज़ में भी यार दो तरह की लाइबिलिटी होती हैं, हम पहले भी पढ़ चुके हैं, नॉन करंट और करंट। तो कोई बता सकता है नॉन करंट और करंट में क्या मेजर डिफरेंस है? वही शॉर्ट टर्म लोन्स और लॉन्ग टर्म लोन्स, जो बेसिकली 1 ईयर से कम हो, और या जो लॉन्ग टर्म लोन्स जो लॉन्ग रन में पे करने कंपनी को काफ़ी टाइम में बाद में। जैसे कोई एग्जांपल दे सकते हो कोई मुझे? एग्जाम्पल जैसे करंट में आपका शायद वो आ जाएगा इनकम टैक्स, मतलब टैक्स वगैरह जो कंपनी को भरने होते हैं हर साल। और नॉन करंट में जो एक लॉन्ग रन में लोन ले रखा है जो कंपनी ने हाँ तो बैंक वगैरह से काफ़ी टाइम के लिए, जैसे 10 मेजरली साल के देखो, लिए। हाँ बहुत सारे होते हैं, विल डिस्कस। तो बैंक मेजर ओडी भी आ जाएगा, क्रेडिटर्स आ जाएंगे। दैट इज क्रेडिटर्स फॉर नॉन करंट और करंट। करंट ओके। क्रेडिटर कंसीडर करते हैं अगर हम स्टॉक के रिगार्डिंग बात करते हैं तो। तो यार मेजरली 4 चीज़ें होती हैं नॉन करंट लाइबिलिटीज़ में जो आती हैं। पहली होती है लॉन्ग टर्म बोरोइंग, दूसरा होता है लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, फिर होता है अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़, और फिर होता है डिफर्ड टैक्स लाइबिलिटी। जो डिफर्ड टैक्स लाइबिलिटी है और डिफर्ड टैक्स एसेट्स हैं ये हम बाद में करेंगे इनको एक थोड़ा ढंग से।
बाकी मेजरली ये 4 चीज़ों में अगर तुम बैलेंस शीट को देखोगे, अभी मैं अगर आपको दिखाऊं भी, वेट, अच्छा ये मुझे बंद करनी पड़ेगी, यहाँ से शेयर नाउ स्क्रीन। सो यार इसमें फिर दोबारा हम दीपक नाइट्रेट पे गए, जाने के बाद तो ये इतनी लेट आ गया। तो ये रही भाई नॉन करंट लाइबिलिटीज़, ठीक है। नॉन करंट लाइबिलिटीज़ में पहला है फाइनेंशियल लाइबिलिटी या फाइनेंशियल लाइबिलिटी में ही फिर अंदर आ रहा है लीज लाइबिलिटी, फिर है प्रोविजंस और फिर है डिफर्ड टैक्स लाइबिलिटी। तो हमने क्या क्या बताया था, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स हो सकती हैं, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस हो सकते हैं, अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ हो सकती हैं। तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में जो भी है वो बोरोइंग आएगी जो तुमने मतलब कोई भी डेट वगैरह ले रखा है जो 1 साल से ऊपर के लिए है। तो जैसे फाइनेंशियल लाइबिलिटीज़ या लीज लाइबिलिटीज़ नोट नंबर 41 पे है। तो अब जाना पड़ेगा हमें नोट नंबर 41 पे, तो पता चलेगा ढंग से कि क्या इंटरेस्ट पे क्या दे रखा है इन्होंने, क्या है पूरा सीन। तो इसमें 40 नोट नंबर 39 ये रहा 40, यही है क्या है, 40 था ना भाई, तो 14 था यार, भूल गए, याद रखा करो भाई। 41 पे आ गया था लीजिस वैसे, आ गया था, देखो यार लेट बता रहे हो तो मुझे पता नहीं कहाँ ले रहे हैं। पहले तो कंट्रोल F बैलेंस शीट सर्च कर, स्टैंड अलोन नहीं चाहिए भाई, कंसोलिडेटेड। यार एक चीज़ मैं तुम्हें बताना चाह रहा हूँ कि जब कभी तुम ना किसी भी कंपनी की बैलेंस शीट देखोगे तो ऑलवेज लुक फॉर कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट, कभी भी स्टैंड अलोन बैलेंस शीट नहीं देखनी है किसी भी कंपनी की। स्टैंड अलोन और बैलेंस शीट और कंसोलिडेट का पता है ना क्या अंतर होता है? नहीं कोई भैया एक बताएगा? बार बता दो। कोई और ट्राई करना चाहेगा? आई थिंक स्टैंड अलोन ये होता है कि फिर अगर कंपनी है उसके बहुत सारे सब्सिडरीज कंपनी है, तो जो ओके, सब्सिडरीज है उनकी पर्टिकुलर बैलेंस शीट हमारे स्टैंड अलोन हो जाएगा, और उनका सब्सिडरीज प्लस द मेन कंपनी दैट इज होल्डिंग कंपनी, अगर हम इन सबके पूरा बैलेंस शीट का करेंगे दैट इज कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। करेक्ट। तो यार यही है मतलब जो बोल रहे हैं। तो मेजरली होता क्या है कि जैसे मान लो अब रिलायंस है, तो रिलायंस का एक तो खुद का रिलायंस का जो वो बिज़नेस है रिफाइनिंग का, फिर रिलायंस जियो भी है, रिलायंस रिटेल भी है। तो यार ये सब क्या है उसकी जो सब्सिडरी कंपनीज़ हैं, तो इनकी क्या अलग अलग रिपोर्ट भी तुम देख सकते हो जो एनुअल रिपोर्ट में आएगी। फिर तुम क्या है पर सबको बिजनेस क्योंकि रिलायंस का एक ही है ना फिलहाल, तो तुम कंसोलिडेटेड देखोगे कि कौन सा बिजनेस मतलब सब बिजनेस से मिला के कंपनी कैसा कर रही है, बिकॉज तुम तो कंपनी पे बैठ ले रहे हो ना, यू आर नॉट पुटिंग मनी इनटू रिलायंस जियो, राइट। तो इसलिए तुम कंसोलिडेटेड देखोगे हमेशा, और यू विल नॉट सी दैट स्टैंड अलोन बैलेंस शीट। तो हम जो देख रहे हैं कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट है दीपक नाइट्रेट की। ओके, तो कहाँ थे हम, नॉन करंट लाइबिलिटीज़ भाई, नोट नंबर 19 पे जाना था हमें बोरोइंग्स के लिए, और लीज लाइबिलिटीज़ के लिए 43 पे जाना है। तो यार लीज लाइबिलिटीज़ कुछ नहीं है, मैं तुम्हें यहीं बता देता हूँ, बाकी तुम यू कैन ऑल्सो गो थ्रू दिस थिंग, मैं भेज दूंगा इसको ग्रुप पे और बढ़िया तरह। मैं चाह रहा हूँ कि एज एन होमवर्क यू ऑल्सो नीड टू सी सम मोर बैलेंस शीट, तो थोड़ा सा आइडिया आएगा कि यार कुछ देख रहे हैं। और मैं आज एक प्रैक्टिकल चीज़ भी हम करेंगे ऑन एक्सेल, जिससे तुम्हें समझ में आएगा कि यार हम कर क्यों रहे हैं ये वाली चीज़ें। तो होता क्या है कि लीज लाइबिलिटी का क्या मतलब है कि भाई हर समय ना कंपनी जो मशीन लेती है या फिर कुछ भी खरीदती है वो ज़रूरी नहीं है वो बाई कर लेती है। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल मैं जेसीबी बनानी, जेसीबी का काम है मेरा, आई यूज़ टू डू दिस थिंग के कॉन्ट्रैक्ट उठाता हूँ मैं, तो अब मुझे यार ऐसा लगता है कि अगर मैं लीज़ पे 10 साल के लिए जेसीबी ले लेता हूँ तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा बजाय कि मैं ख़रीदता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ उसको लीज़ कर लेता हूँ। तो होता क्या है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के हिसाब से तुम्हें उसको लिखना पड़ेगा, ठीक है। जैसे कि हमने याद होगा तो अगर पिछली क्लास में हमने किया था इंडिगो का एक कॉन्सेप्ट,
जिसमें मैंने बताया था कि उसके पास इतनी लीज लाइबिलिटी है, जिसकी वजह से उसका जो ओवरऑल जो बोरोइंग है या लाइबिलिटीज़ है वो बहुत ज़्यादा दिखती है। बट क्योंकि हम लीज लाइबिलिटीज़ को हटा के काउंट करते हैं सब कुछ, तब हमको पता चलता है कि यार उसके पास जितनी लाइबिलिटी है उससे कहीं ज़्यादा तो कैश ही पड़ा है। तो ये कॉन्सेप्ट है तुम्हें जो याद रखना है। दूसरा है बोरोइंग्स। तो बोरोइंग इन जनरल हम मतलब मैंने मान लो किसी SME से ले लिया है कोई रुपया, NBFC से ले लिया, बैंक से ले लिया, तो जितना भी मेरे पास लोन है वो सब बोरोइंग्स में आएगा। ठीक है, फिर आता है प्रोविजंस। अब इसको थोड़ा ध्यान से समझते हैं, और डिफर्ड टैक्स लाइबिलिटी तो हम बाद में ही करेंगे। तो मैं अब इसको स्क्रीन को कर देता हूँ बंद, इसको कर देते हैं चालू। हाँ, तो हाँ, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस में पता है क्या आता है, जैसे कि मान लो ग्रेचुइटी का नाम सुना होगा तुमने, PF वगैरह जो होते हैं, है ना। एक हमें मिलती हैं जो लीव्स इनकैशमेंट होता है, कि कुछ लीव्स होती हैं, EL बोलते हैं, अर्न लीव भी बोलते हैं कहीं कहीं उनको। तो जैसे वो लीव हमें मिलती हैं, जैसे मान लो 50 मिल रही हैं, तो अगर तुम नहीं लेते हो तो एट द एंड जब तुम कुछ टाइम बाद उनको इनकैश करा सकते हो। तो ये जो सारे जो होते हैं ना, कंपनी अपने पास प्रोविजन की तरह लिखती चलती है। होता क्या है, मतलब लाइबिलिटी का मतलब है अभी पैसा गया नहीं है मेरी जेब से, सिंपल बात है अभी, लेकिन जाएगा, दैट इज़ समथिंग कि लाइबल हूँ मैं उस चीज़ को देने को। भाई कभी ना कभी तो वो इनकैश करेंगे ही। सेम गोज फॉर PF, कभी ना कभी तो बंदा रिटायर होगा, मुझे देना ही पड़ेगा, बट अभी नहीं देना है मुझे। तो दैट इज़ समथिंग कि जो प्रोविजंस हम लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, एक होते हैं शॉर्ट टर्म प्रोविजंस, एक होते हैं लॉन्ग टर्म प्रोविजन, तो इनको हम लॉन्ग टर्म प्रोविजंस में बोलते हैं। दूसरा यार वारंटी होती है, जैसे मान लो अगर मेरा फ़ोन बेचने का बिजनेस है तो मैं कुछ वारंटी भी देता हूँ, तो अब उसके लिए भी मुझे पहले ही रखना पड़ेगा प्रोविज़न बना के कि यार 2 करोड़ की मैंने देखा है साल दर साल वारंटी क्लेम आ ही जाता है मेरे पास, तो वो मेरी एक लाइबिलिटी हो गई। ऐसा नहीं है कि मैं सीधे सीधे बोल सकता हूँ कि नहीं ये 2 करोड़ तो मैं एज एन की रखता ही नहीं हूँ, तो वो बैड अकाउंटिंग हो जाएगी एक तरह से, कि कंपनी ये सोच ही नहीं रही कि उसको, मतलब इतना या तो बहुत अच्छा प्रोडक्ट हो सकता है उनका कि फ़ोन में वारंटी क्लेम्स नहीं आते हैं, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि कंपनी बहुत ज़्यादा लूज अकाउंटिंग कर रही है इस सेंस में। ठीक है, तो दीज आर सम थिंग्स जो लॉन्ग टर्म प्रोविजंस के अंदर आते हैं। फिर यार अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ में हो सकता है कि कोई इनकम जो मान लो मुझे मिल गई है फ़िलहाल के लिए। जैसे होता क्या है इन जनरल, कुछ जगह तुमने देखा होगा कि हमें जैसे फ्लैट का बिजनेस ही है मान लो मेरा, तो हम एक सिक्योरिटी लेके चलते हैं कि 2 महीने की आप सिक्योरिटी दे दो, तो है तो यार वो लाइबिलिटी मेरे लिए, समझ रहे हो ना। उसको मैं यूज़ नहीं कर सकता हूँ कैपिटल को और भूल जाए, फिर वो देना तो पड़ेगा, तो हम वो भी अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ में लिखते हैं। जैसे मान लो कोई ऑफिस है, ऑफिस लीजिंग का बिजनेस है मेरा, तो मैं जब ऑफिस को लीज कर रहा हूँ तो मैं उनसे बोलूँगा भाई मुझे अभी 1 करोड़ रुपया दे दो एज अ सिक्योरिटी, लेटर ऑन वंस योर लीज विल बी लाइक डेड, कि 10 साल में आपकी लीज खत्म हो जाएगी तब मैं आपको 1 करोड़ रुपये लौटा दूंगा। तो वो मैं लिखना पड़ेगा, मेंशन करना पड़ेगा कि एक लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी है मेरे पास, सिक्योरिटी डिपॉजिट जो मैंने लिया। ठीक है, डिफर्ड टैक्स हम बाद में काम करेंगे। जैसे कि अगर तुम्हें एक एग्जांपल समझना है तो टकाटक करके यार एक कंपनी थी, वो क्या करती थी, एयरबैग्स बनाती थी। कुछ पता है इसके बारे में किसी को? नहीं। तो यार हुआ क्या था, यू कैन ऑल्सो लाइक देख सकते हो और ज़्यादा इसके बारे में। तो हुआ क्या था, टकाटक एयरबैग्स बनाने की कंपनी थी। तो हुआ क्या कि इन्होंने जल्दीबाजी कह लो या फिर कम रिसर्च या R&D की वजह से इन्होंने एयरबैग्स बहुत जल्दी लॉन्च कर दिए। अगर तुम देखोगे तो एयरबैग सबसे पहले वोल्वो ने लॉन्च किए थे, मतलब वो उनका एक तरह से था, लेकिन उन्होंने कभी पेटेंट या क्लेम नहीं किया। बहुत ज़्यादा इसको एक तरह से ये रख दिया कि नहीं आप सब यूज़ कर सकते हो, अदरवाइज़ वोल्वो बहुत ज़्यादा रिच कंपनी बन जाती अगर वो ये जो क्या बोलते हैं एयरबैग्स को अगर पेटेंट कर लेती। तो सेम वोल्वो ने एक और चीज़ की है, तो मुझे बताना कल जब अगली बार हम क्लास में मिलेंगे क्या है। तो वोल्वो यार काफ़ी सेफ़ कार मानी जाती है इसलिए क्योंकि उन्होंने क्या अपनी R&D पे सेफ़ इस चीज़ के लिए बहुत सारा खर्चा किया है। तो इन्होंने मतलब शुरू कर दिया। अब टकाटक कंपनी ने क्या किया, एयरबैग्स बनाना शुरू कर दिया। होंडा को उन्होंने सप्लाई भी किया, होंडा ने अपने एयरबैग्स में लगा लिया। अब दिक्कत क्या है कि इनके साथ एक दिक्कत आ रही थी कि एयर प्रेशर और हीट की वजह से इनके जो एयरबैग्स थे वो बीच में ही गाड़ी चलते में खुल जा रहे थे अपने और भट से फट जा रहे थे। मतलब इतना प्रेशर बन जा रहा था उनके अंदर, बिकॉज एक गैस और वो सब सिस्टम से ही बनाए जाते हैं और उसकी वजह से यार काफ़ी मतलब लोग घायल भी हो गए। लाइक सम ऑफ लाइक देम आर लाइक डेड ऑल्सो।
तो वो क्या है, पहले सोचा कि हो सकता है गाड़ी में कोई दिक्कत है, बट बाद में ये बहुत ज़्यादा होने लगा अमेरिका में, तो पता चला कि यार इनके एयरबैग्स में ये दिक्कत आ रही है। तो जो एयरबैग्स टकाटक देती थी उसको वो सारे मतलब क्लेम्स अपने भरने पड़े, और इतना मतलब उसके पास कंटिजेंट लायबिलिटी हो गई इस चीज़ को लेके, तो पूरी कंपनी बैंकरप्ट हो गई। तो ये मतलब सीन होते हैं सब कुछ, जिसमें हम जानते हैं कि यार कई बार जो है कंपनी मतलब, वो तो खैर एक तरह से बैड बिजनेस भी था कि मतलब आपका बिजनेस का पूरा जो मतलब प्रोडक्ट है वही नहीं चला, बट मेजरली ये भी हम सीखेंगे कंटिजेंट लायबिलिटीज़ कैसे बहुत बेकार असर करती हैं कंपनी के लिए। समझ में आ रहा है ना? फिर आता है बात तुम्हारी करंट लायबिलिटीज़ की। तो सेम होता है मेजरली करंट लायबिलिटीज़ में भी, चाहो तो मैं एक बार देख सकता हूँ, मैं फिर बताऊँगा। करंट लायबिलिटीज़ में भी यार सेम होता है सब कुछ, मेजरली बस इतना है कि हम वो लोन और उन सब चीज़ों के बारे में बात कर रहे होते हैं जो हमें 1 साल के अंदर देनी होती है। ठीक है, जैसे हमने कोई शॉर्ट टर्म लोन उठाया है। दूसरा फिर ऐसा भी होता है कि एक तो होता है डिफर्ड टैक्स, एक होता है हमारा करंट टैक्स। होता क्या है, जैसे कि भाई एक टाइमलाइन है कि मार्च में भरना है। ठीक है, कई बार कंपनी या फिर मार्च में भरना है और कंपनी की जो एनुअल रिपोर्ट है वो पहले बन जाती है, तो वो उसको देना होता है 1-2 महीने के अंतर पे ही, या फिर 2-3 महीने के अंतर पे ही, तो वो पहले ही उसको डाल के रखती है कि भाई इतना मेरा टैक्स जाने वाला है ऑलरेडी। तो ये एक चीज़ हो गई। जैसे इसके अंदर आएंगे वही सेम चीज़ें, फाइनेंशियल लायबिलिटीज़ इसके अंदर होंगे, बोरोइंग्स होंगी, कुछ लीज होंगे जो बहुत शॉर्ट टर्म के लिए ली गई हैं। फिर ट्रेड पेबल्स करके एक चीज़ आती है, कोई बता सकता है ट्रेड पेबल्स का क्या मतलब है? Actually, it consists both creditors and bills payable. ओके, तो यार ट्रेड पेएबल का मतलब है कि जैसे मैंने माल उठा रखा है, रॉ मटेरियल्स वगैरह, तो होता क्या है बेसिकली कि मान लो वही मैं जो एग्जांपल दे रहा था आपको कि 300 रुपये की मैंने मशीन उठाई है और 200 रुपये मान लो मैंने दे दिए हैं उसको कैश में, लेकिन 100 रुपये बचता है। तो वो जो 100 रुपये होगा वो मेरा लायबिलिटी साइड ट्रेड पेएबल के नाम से जाएगा। ठीक है, समटाइम्स जो है सैलरीज वगैरह भी कई बार हम अगर नहीं देते हैं तो उसको भी लायबिलिटी की तरह हमें लिखना पड़ता है। ठीक है, अकाउंट पेएबल के नाम से होता है वो शायद। तो ये एक चीज़ हो गई कि करंट लायबिलिटी और ये सब क्या है। अब तुम एसेस कैसे करोगे? अब ये सब तो हमने जान लिया मेजरली कि ये चीज़ें हैं इसके अंदर और ऐसे ऐसे चीज़ें बढ़ रही हैं। अब मेजर जो पार्ट आता है वो आता है कि तुम इसमें देखना क्या चाह रहे हो, मतलब इससे कंपनी मतलब जाने क्या कि हम करंट लायबिलिटीज़ हैं कि ये सब है। तो उसके लिए यार एक कॉमन साइजिंग करके कॉन्सेप्ट है। तो हम क्या करते हैं बेसिकली, वो हम थोड़ा सा आई वुड से कि स्क्रीन शेयर करते हैं, नो बेटर। अच्छा, इसकी स्क्रीन शेयर नहीं की क्या मैंने? ये एक मतलब शीट है यार, इसमें काफ़ी चीज़ें हैं। जैसे ये क्या है, बाद में जब हम पूरा सीख लेंगे तो तुम्हें यूज़ करना भी आ जाएगा। दिस इज़ द थिंग मेजरली जिससे हम पूरा फिर एसेस किया करेंगे बिज़नेस को। बहुत सिंपल है इसका यूज़ वगैरह, बाद में जब अभी हम करेंगे तो आई विल मेक श्योर कि मैं इसे तुम्हें दे दूँ, बट फ़िलहाल के लिए देखते हैं क्या है। जैसे दीपक नाइट्रेट का हमने एग्जांपल ले रखा है, तो इसमें क्या है यार, हमने इक्विटी शेयर कैपिटल, तो शायद इसका परसेंट भी हमें पता चल रहा होगा। तो जो हम कॉमन साइजिंग करते हैं वो एसेट से करते हैं। ठीक है, कि मान लो कितना पार्ट इसमें कैसे है, जैसे कि इक्विटी शेयर कैपिटल 1.86% है टोटल लाइबिलिटीज़ का। ठीक है, फिर रिजर्व्स इसका 28% है। कब की बात कर रहा हूँ? मार्च 15 की। और बोरोइंग्स इस कंपनी के पास उस समय 48% थी, मतलब पूरे जो अदर लाइबिलिटीज़ में, टोटल लाइबिलिटीज़ में 48% मैंने बोरोइंग ले रखी है कंपनी ने। ठीक है, और अदर लाइबिलिटी 20%, यानी कंपनी ओवरऑल देखा जाए तो 48% के लोन पे बैठी है फिलहाल 2015 में। अब होता क्या है कि हम इस कॉमन साइजिंग से क्या एसेस कर रहे होते हैं कि यार कंपनी की जो बोरोइंग है 48 से बढ़ी हैं घटी हैं, रिजर्व्स बढ़े हैं घटे हैं। ठीक है, इक्विटी शेयर कैपिटल घटनी ही चाहिए, क्योंकि मतलब मेजरली हम चाहते हैं कि कंपनी और डाइल्यूट ना हो। अगर एक अच्छी कंपनी है तो क्या कर रहा हूँ, हाँ, तो अब जैसे इसमें देखोगे तो रिजर्व्स क्या हैं, 28 थे, 34, 38, 34, 35
और अगर आज देखोगे तो इसके रिजर्व्स कितने हो गए भाई 78%। यानी टोटल अगर लाइबिलिटीज़ मेरी कंसिडर की जाए तो उसमें से 78% मेरे पास आज रिजर्व्स हैं। ठीक है, और रिजर्व्स इज लाइक नाइस थिंग कि मेरे पास पैसा है उस चीज़ को लेके। और मेरी बोरोइंग्स देखो तुम 4% रह गई हैं, यानी कंपनी बहुत ज़्यादा कम, बहुत डेट कम लेके बैठी है। 48% की डेट से कंपनी शुरू हुई थी, आज 4% की डेट पे, समझ रहे हो। और किसी टाइम पे तो 1.4% भी था उसका डेट मार्च 23 में। तो इसका मतलब कंपनी ने बहुत अच्छे से फंड्स का इस्तेमाल किया है और ओवर द पीरियड कंपनी ने अपने पैसे से ज़्यादा केपेक्स किया है बजाय कि बोरोइंग्स बढ़ा बढ़ा के। समझ में आ रहा है मेरा मतलब। अब जैसे इसी चीज़ को हम किसी और, हाँ जी बोलो, कोई डाउट। इस कंपनी ने बोनस भी दिए हैं क्या? ये सब अगर तुम देखोगे तो वो तुम्हें बैलेंस शीट में ना दिख के, मैं फिर screener.com पे ही जाना पड़ेगा। मोस्टली अगर कंपनी प्रॉफिट करती हैं तो बोनस तो देंगी, इसमें तो कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। स्क्रीनर, बट हाँ ये एक कॉन्सेप्ट होता है कि जो है बोनस इन द मीन लाइक, तुम शेयर्स की बात कर रहे हो क्या, बोनस शेयर्स? हाँ, यस यस, बोनस शेयर, बिकॉज उनके पास रिजर्व्स बहुत ज्यादा है, तो आई थिंक रिजर्व्स को वो कैपिटलाइज कर देंगे। ओके ओके। अभी तो देखते हैं, अभी नीचे पता चल जाएगा कंपनी के, ये मिलता है आपको, हाँ कॉर्पोरेट एक्शंस में। तो यार बोनस देख लेते हैं। 2014 में कंपनी ने एक बोनस दिया था 1.1 का, ठीक है। 2014 जनवरी में एक बार दिया है सिर्फ बोनस, अदरवाइज़ कंपनी ने बोनस ज़्यादा नहीं दिए। ऑल्दो मतलब डिविडेंड्स काफ़ी ठीक ठीक दे रही है कंपनी। तो यार ये ज़रूरी नहीं है, देखो बहुत ये स्पेसिफिक है कंपनी टू कंपनी कि वो कंपनी अपने रिजर्व्स को मतलब कन्वर्ट करके कैपिटलाइज करती है और शेयर्स को बायबैक करती है या नहीं करती है। जैसे इसके केस में इन्होंने किया है 2014 में, पर बहुत ज़्यादा नहीं किया, ठीक है। हो सकता है कंपनी को बहुत ज़्यादा नीड हो कैश की, और मतलब इस सेंस में कहाँ पे हैं, क्या कर रहा था मैं, क्या कर रहे थे भाई, मैं तो भूल ही गया। रेशियोज के फिगर्स में हाँ हम लोग रेशियो कंपेयर कर वाला रहे था थे। मैं कह रहा था, सॉरी। हाँ तो उसमें क्या है कि मेरे कंपनी के रिजर्व्स बढ़ते चले गए। अब यार कंपनी के पास 78% रिजर्व्स हैं, तुम सोच रहे हो 78% रिजर्व्स। और रिजर्व्स में हमने पहले ही पढ़ रखा है कि मेजरली जो चीज़ें हैं वो ये है कि रिटेन अर्निंग, मतलब कंपनी ने साल दर साल प्रॉफिट बहुत ज़्यादा किए होंगे। तो फ्रॉम ऑफ द टॉपिक हम देख भी सकते हैं कि यार कैश फ्लो कैसे हैं कंपनी के, ये हम पढ़ेंगे अभी कि कैश फ्लो क्या है कंपनी के। तो यार देखोगे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग 108 रुपये, 108 करोड़ थे किसी टाइम पे, आज 878 करोड़ हो गए। तो मतलब यार कंपनी काफ़ी अच्छे ऑपरेटिंग प्रॉफिट में भी काफ़ी अच्छा कर रही है। और तुम अगर यार एसएस भी करोगे इस कंपनी को, और देखो 721 करोड़ की तो इन्वेस्टिंग कर रखी है कंपनी ने। तो ओवरऑल अगर इफ़ यू सी तो देखोगे कि यार दीपक नाइट्रेट काफ़ी, आई वुड से वन ऑफ द लीडिंग कंपनी है इन टर्म्स ऑफ केमिकल एंड थिंग्स। तो वो उसका कारण दिखता है, फिर बैलेंस शीट में भी वो चीज़ दिखेगी। अब जैसे तुम्हें मैं एक घटिया कंपनी दिखाता हूँ कोई, तो तुम्हें थोड़ा समझ में आएगा। क्या बोलते हो, उस दिन क्या लिया था हमने, इरकॉन लिया था। आज कोई कंपनी बोलो, एनी कंपनी। मेघमानी ऑर्गेनिक्स। कौन सी? मेघमानी ऑर्गेनिक्स। मेक मनी ऑर्गेनिक्स। मेघमानी मेघमानी। मेघ, अच्छा मेघमानी ऑर्गेनिक्स। हाँ हाँ। ओके, ये भाई तुम कहाँ से कंपनियाँ लाते हो। तो यार इसमें जो है इसको हम सबसे पहले सिंपल एक्सपोर्ट टू एक्सेल कर देंगे। चलिए हाँ ये रही। ओके, अच्छा कंपनी बहुत नई है ये, मार्च 2020 में तो मतलब कंपनी शुरू ही हुई है, राइट। तो रिजर्व्स कंपनी के थे, बोरोइंग्स अच्छी हैं, बट तुम देखोगे
मार्च 20 से कंपनी की बोरोइंग्स बढ़ गई हैं, रिजर्व्स उल्टा घट गए हैं, ठीक है। और सेम अगर तुम कट जाओ, हम स्टॉक प्राइस भी देखें अगर कंपनी का, तो काफ़ी अच्छा परफॉर्म इसलिए नहीं किया है, बुरे हाल में है। कंपनी लिस्ट हुई होगी आई गेस, नेक्स्ट देख लेते हैं। सबसे अच्छा है, कंपनी लिस्ट हुई थी 19, अच्छा इनिशियली कंपनी हैज़ डन गुड, बट नाउ अगर तुम देखोगे कंपनी का एकदम बैंड बजी पड़ी, 80 रुपये पे बैठी है कंपनी। इट इज़ नॉट समथिंग कि बहुत ज़्यादा सच बताऊँ तो कि इससे ही तुम्हें बहुत कुछ पता चल जाएगा कि यार एसेट्स, बट इट इज़ अ गुड मेजर जिससे हम ये पता कर सकते हैं कम से कम कि मतलब कंपनी ओवरऑल कर क्या रही थी इन टर्म्स ऑफ दिस थिंग। तो यार कोई भी अच्छी बैलेंस शीट वाली कंपनी होगी, हमेशा याद रखना वो क्या होगा, उसका जो तुम ईयरली वो देखोगे रिजर्व्स बढ़ना होगा, वो हमेशा बढ़ता रहेगा, और जो उसकी जो बोरोइंग्स हैं वो घटेंगी, क्योंकि भाई अगर उसके पास पैसा है, उसको अगर मनी सच में प्रॉफिट हो रहा है, तो उसके रिटेन्स अर्निंग बढ़ते चले जाएंगे, और भी रिजर्व्स वगैरह वो सरप्लस में रखेगा उन सब चीज़ों को। और लेटर ऑन होगा क्या कि कंपनी के पास इतना पैसा आ सकता है कि इसीलिए डेट फ्री हो जाती है कंपनी मेजरली, कि वो अपने ही रुपए से फाइनेंस कर सकता है, तो उसे ज़रूरत क्या है रुपए लेने की बाहर से, ठीक है। इवन दो दिस इज़ वन थिंग कि एक नोशन होता है इन जनरल जो बोलते हैं, कुछ इन्वेस्टर्स मानते हैं ऐसा, पर भैया एक ऐसा वर्ड होता है ना, ऑपरेटिंग लिवरेज करके एक वर्ड होता है, उसके अकॉर्डिंग ऐसा होता है कि अगर हम डेट लेते हैं तो वो एक टाइम तक हमारा ईपीएस इंक्रीज करता है, और आइडल रेशियो जो माना जाता है डेट टू इक्विटी वो 2:1 माना जाता है कि लाइक अगर हमारे पास अगर 100 रुपीज है तो हम 200 तक का डेट ले सकते हैं, ये कुछ आइडियल कंडीशन में चलता है। तो फॉर ऑपरेटिंग लेवरेज और टू इंक्रीज ईपीएस, और वी कैन से टू इंक्रीज द शेयर होल्डर वेल्थ, तो डेट लेना बुरा नहीं है। बिल्कुल वही मैं बोल रहा हूँ। होता क्या है कि इट डिपेंड्स ऑन इन्वेस्टर टू इन्वेस्टर। देखो जो रिटेल इन्वेस्टर हैं मोस्टली उनको क्या मतलब बताया जाता है कि यार आप ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट करो जो डेट फ्री है। चक्कर क्या होता है कि आप देखोगे क्योंकि कंपनीज के पास क्या है, सही मैनेजमेंट नहीं होता हर कंपनी के पास, तो हर कंपनी क्या करती है कि मतलब डेट लेती चली जाती है, फिर वो एक ट्रैप में फंस जाती है एक तरह से। तो कई बार ऐसा होता है कि वो एक समय तो बहुत ग्रोथ कर रहे होते हैं, बट फिर वो उनके लिए मेजर प्रॉब्लम बन के चली जाती है, ठीक है। दिस इज़ फॉर द कंपनीज जिनकी वजह से पूरा नोशन बना है इन्वेस्टर्स के माइंड में। अदरवाइज आई वुड तो से कि अगर कंपनी सच में 25% कैगर से ग्रो कर रही है तो इट इज़ वेरी इलॉजिकल कि वो कंपनी इक्विटी से रेज कर रही है मनी, या फिर खुद का रुपया भी लगा रही है। इवेंचुअली हम क्या करते हैं, जैसे अगर तुम कोई बिजनेस भी शुरू करोगे ना, तो यू विल नॉट कंसिडर जो आपका 100 रुपया लगा है उसकी कोई भी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट नहीं कंसिडर करके चलता है। विच इज़ लाइक अगर तुम CFA इन सब जैसे कोर्सेज में पढ़ोगे तो वो सबसे पहले यही वाली चीज़ बोलते हैं आपको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट निकालनी है। क्योंकि यार आप अगर इक्विटी से रुपया, मान लो मेरे से रुपये ले रहे हो, वो कंपनी का रुपया है, अगर मैं वहाँ ना लगा के कोई ऐसी जगह लगा सकता हूँ जहाँ ग्रोथ होगी, तो हम क्या वो कंसिडर नहीं करते। हम सोचते हैं यार ये तो कंपनी का रुपया है, इस पर क्या ही मतलब रुपये देने हमें। बट इट इज़ लाइकली टू हैपन कि जो आप रिटेन अर्निंग से जो रुपये लगा रहे थे, अगर आपको मान लो वो रिटेन अर्निंग से कहीं पे 16% 17% कंपनी जनरेट कर रही है और आपको 10% पे ही अगर रिटर्न मिल रहे हैं, तो इट इज़ बेटर टू टेक डेट। बट अगेन एज आई सेड एंड बॉबी इज ऑल्सो लाइक नाइसली मैंशनड इट कि आपका जो रेशियो है वो हम पढ़ेंगे भी रेशियो एनालिसिस में कि डेट टू इक्विटी रेशियो 2 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। सम प्रेफर 1 2 वट एवर इट इज़, बट एक 2 से तो कम से कम नीचे होना ही चाहिए। तो दैट इज़ ऑल्सो वन थिंग। बट मेजरली होता क्या है, पॉजिटिव ऑप्टिक क्रिएट करता है अगर आप कंपनी डेट फ्री रख के चल रहे हो। तो करंटली यही है कि अगर तुम मेजर कंपनीज को देखोगे तो कौन सी कंपनी सबसे अच्छी है, वो कंपनीज जो डेट फ्री है। दूसरा एक और लॉजिक भी आ जाता है इस चीज़ का, अगर देखो तो कई बार कंपनियों के पास इतना होता ही नहीं है आइडिया कि यार मान लो उनके पास अब पैसा पड़ा है, वो डेट क्यों लें। उनको पता चल गया कि यार मुझे तो रिफाइनरी में अच्छा पैसा बन रहा है, अभी मुझे ज़रूरत नहीं है कुछ भी आगे इनोवेशन करने की, R&D डालने की। तो ऐसे में कंपनी के लिए अच्छा है कि वो बोरोइंग्स काट दे अपनी, समझ रहे हो ना। फिर वो 10% ही क्यों दे, समझ रहे हो ना। हाँ, फिर तो ऑफ कोर्स उनको अगर ग्रोथ ही नहीं करना, एक्सपेंशन नहीं करना, कोई सेंस नहीं बनता ग्रोथ मतलब डेट लेने का। ओके, तो कई अंडरस्टैंड। बार कंपनी इतनी लार्ज हो जाती हैं इन अ सेंस, अब जैसे रिलायंस को ही देख लो तुम। इवन दो रिलायंस तो अब 3 बिलियन का डेट रेज करना चाह रहा है, पर होता क्या है कि कई बार कंपनीज के पास आइडिया ही नहीं आते
या फिर कंपनी चाहती नहीं कि हमें और किसी डोमेन में जाएं ग्रोथ करनी, क्योंकि कई बार इन्वेस्टर्स ही लाइक नहीं करते ये चीज़। मान लो जैसे कि मान लो मैं कॉटन टेक्सटाइल में बहुत ज़्यादा अच्छा हूँ, ठीक है, अब मुझे क्या है कि यार कॉटन टेक्सटाइल तो हो गया, अब चलो मैं मोबाइल फ़ोन्स बनाता हूँ, बिकॉज बूमिंग है, सब कुछ है। तो कंपनी वो इन्वेस्टर्स बोलते हैं भाई तुम यही काम मत करो, तुम कॉटन टेक्सटाइल में अच्छे हो, वही काम करते रहो, मोबाइल फ़ोन की कंपनी हमें अच्छी लगेगी, हम उसमें डाल देंगे, बट तुम डाइवर्सिफाई मत करो, क्योंकि तुम्हारा जो रियल की जो इंटरेस्ट है या फिर जो चीज़ तुम पकड़ चुके हो तुम उसी में बने रहो, उसी को मेंटेन रखो, मुझसे खुश हैं, डाइवर्सिफिकेशन हम पे छोड़ दो, हम कर लेंगे। तो कंपनी इन्वेस्टर्स मेजरली ये चीज़ भी लाइक नहीं करते हैं कि कंपनी अपने डोमेन छोड़ के कहीं और करते हो। मेजरली ऐसा होता है कि वो बहुत घाटे में कन्वर्ट होती है चीज़, बिकॉज तुम्हें उस बिज़नेस का बिल्कुल भी कोई भी आइडिया नहीं है, तुम सिर्फ इसलिए घुस रहे हो क्योंकि तुम्हारे पास अब रुपये ज़्यादा आ गए। तो इस हाँ, केस यू में कैन से जैसे कि अभी पतंजलि की केस में भी यही हुआ है कि उन लोगों ने बहुत सारे प्रोडक्ट्स में डाइवर्सिफाई किया, फिर वो कंट्रोल नहीं कर पाए चीजों को, उनका क्वालिटी स्टैंडर्ड्स भी बहुत खराब हो गया। अभी हम मेजरली यही सब चीज़ें पकड़ पाएंगे। अब इन सब चीज़ों से होता क्या है कि अब जैसे हम पढ़ते हैं इन जनरल, मैं भी सोच रहा था जब आई वाज लाइक लर्निंग बैलेंस शीट एंड ऑल के व्हाट्स द बेनिफिट ऑफ लर्निंग ऑल दोज थिंग्स, बट हमें क्या है कनेक्टिविटी मिलती है पूरे पूरे बिजनेस सिस्टम को समझने की। क्या ये बिजनेस इसमें अच्छा कर रहा था बट ये इसकी मेजर गलती है। तो इंस्टीड ऑफ मी लाइक अगर मैंने एक बिजनेस पकड़ा था, कॉटन में बहुत अच्छा चल रहा था वो, तो एक टाइम के बाद वो 10 साल अच्छा चला, ठीक है, अब मैं क्या है आई वुड बी लाइक वॉरेन बफेट वाला थिंग कि आई विल इन्वेस्ट टिल लाइक माई लास्ट ब्रेथ, ठीक है, मैं होल्ड कर रखा हूँ। इसके बजाय मैं उस कंपनी को डेली एसेस, मतलब डेली नहीं ईयरली एसेस कर रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ यार कंपनी का बिजनेस वही स्ट्रीम लाइन में चल रहा है नहीं चल रहा। तो मैं देख रहा हूँ कि यार कंपनी ने तो बहुत गड़बड़ कर दी है, कंपनी ने क्या किया है कि अब मैं डाइवर्सिफाई करने जा रहा हूँ कोई इसी और स्ट्रीम में। मान लेता अगर कंपनी कॉटन में जूट में जाती तो लॉजिकल लगता, सेंसेबल लगता, बट कंपनी कॉटन में होने के बाद देन दे आर थिंकिंग कि नहीं हम तो टावर लगाएंगे, अब इंडस टावर से कंपेयर करेंगे, तो वो एक इलॉजिकल हो जाता है। तो मुझे एक चीज़ पता चल गई कि यार अब जितना रुपया बनना था बन गया, अब वैल्यूएशन जो मेरा इरोड हो जाएगा उल्टा, तो मैं निकलता हूँ यहाँ से। तो दीज आर थिंग्स जहाँ पे हम एक तरह से एसेस कर रहे होते हैं कि हमारे पोर्टफोलियो में वही कंपनियां रहें जो मतलब बहुत अच्छा कर रही हैं, करेंगी, ऐसी कंपनी से हम बचें। तो वो है ऑफ द टॉपिक, हम चले गए थोड़ा सा, बट तुम समझ गए होगे व्हाट आई वांट टू से। तो कॉमन साइजिंग से जो एक मेजर चीज़ हम निकाल के ला रहे हैं वो यही ला रहे हैं कि ओवर द पीरियड मेरा इक्विटी पार्ट ज़्यादा है लाइबिलिटी से या नहीं, ठीक है ना। अब होता क्या है कि जो ग्रोथ कंपनीज होंगी मेजरली उनमें क्या है बोरोइंग्स दिखेंगी आपको, ठीक है, बट ऐसा ना हो कि यार 48% या तो कांस्टेंट नहीं दिखना चाहिए मुझे, वो 48 घटता रहना चाहिए, बिकॉज या तो मुझे केपेक्स बहुत ज़्यादा हाई दिखे तुम्हारा, वो सब चीज़ें भी हम करेंगे, या फिर कम से कम मुझे इतना है कि तुम कम से कम, बिकॉज दिस इसमें चीज़ में दिमाग नहीं लगाना, आइडिया नया लाना, ये सब लाना बहुत दिमाग लगाना होता है यार इन सब में। इससे अच्छा है कि तुम्हारे पास पैसा पड़ा है, तुम अपना बोरिंग्स काटना शुरू कर दो। तो वो कंपनी इसीलिए इन जनरल बहुत अच्छी मानी जाती है कि तुमने यार ठीक है मान लिया 50% से शुरू किया था, बट आज मैं देख रहा हूँ 10 साल बाद या 3-4 साल बाद तो तुम धीरे धीरे बोरिंग्स को अपनी को कम कर रहे हो, एंड दैट इज़ द मेजर थिंग जब हम इक्विटीज़ और लाइबिलिटीज़ पढ़ रहे होते हैं, करेक्ट। दूसरा फिर तुम शेयर कैपिटल देख रहे होते हो, जैसे अब हमने इन जनरल बहुत सारी टर्म पढ़ ली है, तो शेयर कैपिटल में हम क्या देख रहे होते हैं कि यार कंपनी बहुत ज़्यादा इक्विटी तो नहीं ला रही है, ठीक है ना, बिकॉज अगर तो तुम कंपनी को अपने बिजनेस पे भरोसा है तो कंपनी को इक्विटी की ज़रूरत क्या है रेज करने की, क्यों बेकार में और सब लोगों को मतलब तुम यू वांट टू डाइल्यूट देयर पार्ट ऑफ देयर अर्निंग। और अगर कंपनी को भरोसा नहीं है और वो क्या करना चाहती है, उनको चिपका के जाना चाहती है, तो ये भी एक कंसेप्ट हो सकता है कि इक्विटीज़ में दे माइट बी अ चांस कि वो क्या चाह रहे हैं कि हम धीरे धीरे 10 साल में इस कंपनी को बेच के निकल जाएंगे। तो इसीलिए इन जनरल अगर कंपनी बहुत ज़्यादा लिक्विड करती है अपने जो इक्विटी पार्ट है तो वो बहुत अच्छा नहीं माना जाता। इसलिए यू हैव सीन कि जो कंपनीज बहुत अच्छी हैं वो कभी भी इक्विटीज़ बहुत जल्दी आसानी से रेज नहीं करती, ठीक है। ओके, तो आज के लिए यार यहीं तक रखते हैं, बाकी फिर कल और मतलब कल नहीं नेक्स्ट जो भी होगा उसमें देखते हैं। ये खैर 2 क्वेश्चंस हैं, अगर कोई फाइनेंस में से रिलेटेड थोड़ा सा जानना चाह रहा है तो वन थिंग इज़ कि हाउ कैन यू टेल वेदर एन आइटम शुड बी क्लासिफाइड एज एसेट, लाइबिलिटीज और इक्विटी ऑन बैलेंस शीट, दिस कैन बी आस्क्ड। सेकंड क्वेश्चन इज कुड अ कंपनी एवर हैव नेगेटिव इक्विटी ऑन इट्स बैलेंस शीट। तो चलो इसको बताओ यार, तो मुझे कोई बता सकता है तो नेगेटिव इक्विटी हो सकती है यार किसी कंपनी की? नहीं। क्या लगता है एनीवन? मतलब एक सर्टेन सिनेरियो लेके चल सकते हैं कि जहाँ पे ओनर्स के पास बहुत कम या ना के बराबर इक्विटी है और मोस्ट ऑफ द इक्विटी वो शेल कंपनीज में ट्रांसफर कर दे रहे हैं,
कि मतलब ऑन पेपर उनके पास इक्विटी नहीं है, पर इनडायरेक्ट कंट्रोल उनके पास है ग्रोथ शेल कंपनीज में, ऐसा अज्यूम कर सकता हूँ। एक तुम थोड़ा सा कंसेप्ट भूल रहे हो। पहली बात, इक्विटी में हमने क्या क्या किया था, कोई बता सकता है मुझे क्या क्या आता है इक्विटी के अंदर? एक किया था शेयर कैपिटल, एक किया था हमने अदर इक्विटी, किया था। अदर इक्विटी के भी 4 पार्ट थे, बताएगा कोई क्या क्या थे? सिक्योरिटी प्रीमियम, फिर था रिटेन्ड अर्निंग, सिक्योरिटी प्रीमियम, फिर था कैपिटल रिजर्व, और फिर था जनरल रिजर्व। ठीक है, अब सोचो तुम, अब मैंने क्योंकि बाइफरगेट कर दिया, अब सोचो कि यार ये इक्विटी ओवरऑल नेगेटिव कब हो सकती है। देखो शेयर कैपिटल जो है मेरी, ये तो ऑलवेज पॉजिटिव रहने वाली है। मान लो मैंने 30 करोड़ रेज किए थे, तो ये तो 30 करोड़ रहेंगे ही, ऐसा तो नहीं है कल को ये चले जाएंगे। समझ रहे हो? नहीं, ये नेगेटिव नहीं हो सकते क्योंकि ये चारों चीजें जीरो हो जाएंगे, लेकिन नेगेटिव तो जाएगी नहीं। रुको भाई, जाएगी। सुनो, तो इसमें क्या सीन है कि जनरल रिजर्व हमारे, मान लो कंपनी कब रखती है जनरल रिजर्व? जब उसके पास पैसा हो कंटिजेंसी के लिए। समझ रहे हो? एक समय ऐसा आएगा कि उसको इतना ज़्यादा रुपया देना पड़ेगा, जनरल रिजर्व ही खाली हो गए। इसीलिए रखा था मैंने कि कोई प्रॉब्लम आएगी तो मुझे देने पड़ेगा। एक बार प्रॉब्लम आ गई, मेरे जनरल रिजर्व खत्म। ठीक है, तो ये ज़ीरो हो गया। बाद में अगर किसी को डाउट होगा तो पूछ लें। कैपिटल रिजर्व, मान लो कंपनी अगर सॉफ्टवेयर बेचती है तो कैपिटल रिजर्व में क्या ही होगा, बहुत ज़्यादा। अगर होगा भी तो वो भी मैंने वेस्ट कर दिया। अब रिटेन्ड अर्निंग क्या होती है? दैट इज व्हाट मेक्स इट नेगेटिव। किसी को पता है रिटेन्ड अर्निंग कैसे आती है? मैंने इनिशियली बताया था, इसलिए आपको रिटेन्ड अर्निंग कैसे आती है। मीन्स मतलब कि जो प्रॉफिट होता है कंपनी उसके जो डिविडेंड देकर जो कंपनी के पास जो लेफ्ट ओवर प्रॉफिट बचता है उसे, वही रिटेन्ड अर्निंग होती है। और कंपनी में प्रॉफिट हो ही ना तो क्या करेंगे? सोचो। फिर तो रिटेन्ड अर्निंग का कोई चांस ही नहीं है। नहीं, नेगेटिव नहीं आएगा रिटेन्ड अर्निंग। हाँ, मतलब कि वो जो प्रीवियस वाली होगी वो कंपनी यूज करेगी तो वो कम होता चला जाएगा। तो नेगेटिव हो सकता है, नहीं हो सकता है भाई? जैसे मान लो हाँ, बिकॉज ऑफ लॉसेस आई गेस इट विल बिकम नेगेटिव। हाँ, तो अगर देखो वो रिटेन्ड अर्निंग क्या है, एक तरह से प्रॉफिट है। अब कंपनी को प्रॉफिट ही नहीं हो रहा, 3 साल से बैठी है कंपनी, नेगेटिव, तो एक समय वो जनरल रिजर्व खा गई, फिर जो सिक्योरिटी प्रीमियम भी खा गई, कैपिटल रिजर्व भी खा गई, अब नेगेटिव में बैठ गई आके। तो वो क्या है कि हम एक ऐसी कंपनी हमेशा सोच रहे होते हैं जहाँ प्रॉफिट हो रहा है, बट ऐसा ज़रूरी थोड़ी है। आइडियल सिनेरियो है तो स्विगी को ही देख लो, कई बार वो नेट प्रॉफिट्स को अपना नेगेटिव कर रही है, बट क्योंकि अभी क्या है, सिक्योरिटी प्रीमियम बहुत ज़्यादा है स्विगी के पास, इसलिए उसके जो इक्विटी है वो नेगेटिव नहीं जा रही है। बट चांसेस तो हैं इक्विटी को नेगेटिव जाने के। यस या नो? तो वही है एक चीज़ के, ये क्वेश्चन है जो तुम्हें इंटरव्यूज़ में पूछ सकते थे अगर इफ़ यू आर इन फाइनेंस का इंटरव्यू, और इफ़ यू आर गिविंग दैट टाइप ऑफ इंटरव्यूज़, तो वो एक क्वेश्चन है। थोड़ा सा इफ़ यू वांट टू और डिटेल में पढ़ना चाहो तो ये तुम पढ़ सकते हो कि यस, ईजिली थिंक अबाउट अ कंपनी दैट स्टार्टेड लूजिंग मैसिव अमाउंट ऑफ मनी रिजल्टिंग इन नेगेटिव नेट इनकम। तब उस केस में मतलब पूरी तरह से नेगेटिव साइन की वजह से योर कैपिटल विल बी इरोडेड टोटली। ठीक है, आगे अभी हम कंटेंजेंट लायबिलिटी और एसेट्स के बारे में पढ़ेंगे, तो वो यार फिर रखते हैं कभी। बाकी कैसा लगा सेशन? किसी को कोई डाउट तो बताओ, अदरवाइज फिर यार टाइम भी काफ़ी हो गया, चलते हैं।